दोस्तों, एक जरूरी अपडेट शेयर करना है। अभी YouTube पर बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। कई क्रिएटर्स के चैनल अचानक डीमोनेटाइज हो रहे हैं, जिससे कंटेंट बनाना और मोनेटाइज करना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से मैं भी ह्यूमन वॉइस प्लेटफॉर्म्स की तरफ देख रहा था। सच कहूं तो ये वॉइस मुझे बहुत हाई कीमत में पड़ा है, लेकिन मैं स्टोरी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, इसलिए इसे लेने का निर्णय लिया। बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ। आपकी सपोर्ट से मैं हाई क्वालिटी में पूरी स्टोरी डिलीवर कर पाऊंगा। अब बस आप लोग कमेंट में बताओ, ये वॉइस आपको कैसी लग रही है। मैं आपके सभी कमेंट्स का इंतजार करूंगा और उसी के आधार पर आगे का कदम उठाऊंगा। हम सब मिलकर इसे बेहतरीन बना सकते हैं। एपिसोड 266। शराब का मुकाबला। किरण के सामने जय सिंह को सीधे सीधे पीटना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे नशे में धुत करने का एक नरम तरीका अपनाने का निश्चय किया। एक बार जब वह नशे में हो जाएगा तो सब कुछ निपट जाएगा। जय सिंह शांत बना रहा। वह स्पष्ट रूप से उनके इरादों को समझ सकता था, लेकिन क्या यह युक्ति वास्तव में काम करने वाली थी? हेमंत कुछ शराब के गिलास बाहर लाया और उनमें 3 गिलास शराब डाली और हंसते हुए कहा, नौजवान, यहां हमारा रिवाज है, कम पियो, ज्यादा डालो। तुम जितना अधिक पियोगे, तुम हमें उतना ही अधिक सम्मान दोगे। कैसा रहेगा? मैं 1 गिलास पीऊंगा और तुम ये 2 पी जाओ। ये हमें सम्मान देना होगा, है ना? जय सिंह ने शराब के 3 गिलासों पर नजर डाली। एक बोतल से केवल 3 गिलास भरे थे। दूसरे शब्दों में 2 गिलास पीने का मतलब था कि उसने लगभग 200 मिलीलीटर शराब पी ली होगी। इस तरह से पीने वाला एक सामान्य व्यक्ति शायद मौके पर ही ढेर हो जाता। यहां तक कि एक अच्छी सहनशीलता वाला व्यक्ति भी ऐसी चुनौती का सामना नहीं कर पाता। हालांकि जय सिंह बस बिना किसी भाव परिवर्तन के मुस्कुराया और कहा, रिवाज के लिए बुरा नहीं है। हा 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 हा। हेमंत हंसा, शराब का एक गिलास उठाया और उसे 3 घूंट में पी गया। मुंह बनाते हुए कहा, नौजवान, यह मेरे पिता के संग्रह से एक कीमती शराब है, 3000 से ऊपर की एक बोतल। इसे व्यर्थ मत जाने देना। हाँ, चलो इसे मुझे दो। दूसरों ने तुरंत मुस्कुराते हुए शराब जय सिंह को दे दी। जय सिंह ने अपने सामने के गिलासों को देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारे रिवाज के अनुसार तुम्हारे जाम देने के बाद क्या मेहमान को जवाब में जाम देने का अवसर नहीं मिलता? भीड़ चौंक गई। क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया था? मेज पर 9 लोगों के साथ प्रत्येक से 1 जाम शायद तुम्हें समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, और तुम अभी भी जवाब में जाम देना चाहते हो। बेशक यह हर जगह का नियम है। हेमंत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसे विश्वास नहीं था कि जय सिंह अपनी बारी आने तक टिक पाएगा। जैसा दिख रहा था, जय सिंह सिर्फ 3 लोगों के बाद एक मरे हुए सुअर की तरह मेज के नीचे पड़ा उल्टी कर रहा होगा। अच्छा है, जय सिंह ने सिर हिलाया, अपने सामने के 2 गिलास पकड़े और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही बार में सारी सामग्री पी गया। सब दंग रह गए। यह तेज शराब थी और उसने एक ही सांस में लगभग 200 मिलीलीटर पी ली। धत तेरे की, यह आदमी था या भूत? खत्म करने के बाद जय सिंह ने बस 2 गिलास मेज पर रखे और मुस्कुराते हुए कहा, शराब औसत है लेकिन सहनीय है। धत तेरे की, तुम तो अब दिखावा कर रहे हो। शराब की यह बोतल 3000 की है और तुम कहते हो कि यह सहनीय है। आकाश ने इंडिग्नेंटली कहा। जय सिंह बिना कुछ कहे मुस्कुराया, जबकि हेमंत का भाव थोड़ा बदल गया। जय सिंह ने बिना किसी भाव परिवर्तन के 200 मिलीलीटर शराब पी ली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका सामना
किसी बहुत बड़ी क्षमता वाले व्यक्ति से हो गया हो। हेमंत ने अपने बगल के एक नौजवान को सूक्ष्मता से इशारा किया, जो जल्दी से समझ गया। शराब की एक बोतल निकाली और उसे 3 गिलासों में बांट दिया। हंसते हुए कहा, नौजवान, अब मेरी बारी है। तुमने हेमंत भाई को सम्मान दिखाया है, तो तुम मुझे सम्मान दिखाने में असफल तो नहीं हो सकते, है ना? जो तुम चाहो। जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तो फिर शुरू करते हैं। उस आदमी ने एक गिलास पिया और दूसरे 2 जय सिंह को दे दिए। जय सिंह ने पहले की तरह ही किया। बिना रुके एक ही सांस में 2 गिलास शराब गटक गया। वास्तव में यद्यपि शराब उसके गले से नीचे चली गई थी, जय सिंह ने साथ ही साथ शराब को पचाने के लिए डिवाउरिंग द हेवंस टेक्निक का उपयोग किया था। इस प्रकार ऐसा था जैसे जय सिंह ने एक बूंद भी नहीं पी थी। 4 गिलासों के बाद वह कुल मिलाकर लगभग 400 मिलीलीटर। जय सिंह में अभी भी कोई बदलाव नहीं था। मौजूद सभी लोग भौंचक्के रह गए। हेमंत का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने उन्हें जारी रखने का इशारा किया। उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया। 9 लोगों के बाद जय सिंह को शायद शराब की 6 बोतलें पीनी पड़ेंगी। क्या वह वास्तव में उसे संभाल सकता था? यह एक थकाने वाली लड़ाई होने वाली थी और वे जरा भी नहीं डरे थे। लेकिन वास्तविकता उनकी अपेक्षाओं के पूरी तरह से विरुद्ध गई। 9 लोगों की बारी आने के बाद जय सिंह अविचलित रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब बिल्कुल हैरान थे। क्या वे कोई भूत देख रहे थे? लेकिन फिर जय सिंह खड़ा हो गया। हेमंत भाई, क्या तुम्हारे पास और शराब है? तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हेमंत की आवाज कांप गई। अब मेरी बारी है जवाब देने की, जय सिंह ने इन्हें मुस्कुराते हुए कहा। है ना? यह हेमंत पूरी तरह से हैरान रह गया। खैर, यहां हमारा रिवाज है, अगर तुम जवाब में जाम देना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा पीना होगा और कम डालना होगा। नियम तो बहुत हैं, लेकिन जैसा देश वैसा भेष। जय सिंह हंसा। तो मैं ज्यादा पीऊंगा और कम डालूंगा। तुम्हें हर व्यक्ति को अलग अलग जाम देना होगा। हेमंत ने तुरंत कहा। यह ठीक है, यह क्रम गड़बड़ाने से बेहतर है। जय सिंह हंसाई तो जानी हंसा। तभी हेमंत ने दूसरों को पेय का डिब्बा जय सिंह की मामा के पास लाने का इशारा किया। जय सिंह ने उस पर एक नजर डाली और मुंह ना ई बनाया। शराब काफी नहीं है, वेटर 5 और डिब्बे ले आओ। क्या तुम पागल हो? आकाश चिल्लाया। एक डिब्बे में 4 बोतलें होती हैं। क्या तुम पीकर मरने की कोशिश कर रहे हो? जय सिंह, एक डिब्बे में केवल 4 बोतलें, तो 7 और ले आओ। हैं? सब दंग रह गए। वेटर की आंखें भी चौड़ी हो गईं। वह 1 दशक से अधिक समय से इस उद्योग में थी। उसने बहुत से पीने वाले देखे थे, लेकिन अपनी जान के साथ इतना लापरवाह कोई नहीं देखा था। क्या बात है हेमंत भाई, पीने का खर्च नहीं उठा सकते? जय सिंह ने हंसते हुए कहा। हेमंत ने गुस्से से जवाब दिया, थोड़ा पीने में क्या बड़ी बात है? बोतलें लाओ। धत तेरे की, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, अगर हम इसे ला रहे हैं तो तुम्हें इसे खत्म करना होगा। बेशक। जय सिंह हंसा। अगर यह काफी नहीं है तो हम हमेशा और मंगवा सकते हैं। कुछ ही देर में कई वेटर पेय लेकर आ गए और यहां तक कि मैनेजर भी व्यक्तिगत रूप से आ गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जय सिंह ने तुरंत 3 बोतलें निकाली, उन सभी को खोला और मैनेजर से कुछ पतीले लाने का अनुरोध किया। जय सिंह ने 2 बोतलें एक पतीले में और बची हुई बोतल दूसरे में डाल दी। ठीक है, ज्यादा पीना और कम डालना, है ना? जय सिंह हंसा। तो मैं 2 बोतलें पीऊंगा और 1 डालूंगा। यह नियमों के भीतर होना चाहिए, है ना? सबको
खून की उल्टी करने जैसा महसूस हुआ। धत तेरे की, कौन एक बार में पूरी बोतल पी सकता है? तुम यह सब बकवास क्यों कर रहे हो? पहले अपनी 2 बोतलें पियो। आकाश चिल्लाया। ठीक है, तो तय रहा। जय सिंह ने मैके ने पतीला उठाया और एक ही बार में सारी सामग्री गटक गया, बियर पीने से भी ज्यादा आसानी से। उसके बगल में खड़ा मैनेजर अपनी आंखें लगभग बाहर निकाल चुका था। क्या यह अभी भी शराब पीना है? शराब की 2 बोतलें एक ही बार में गटक गया। धत तेरे की, वह क्या है, कोई दैत्य? क्या उसे किसी बात का असर नहीं होता? अब तुम्हारी बारी। जय सिंह ने पास के एक नौजवान को पतीला दिया। नौजवान कांपते होठों के साथ तुरंत अपने हाथ हिलाया और कहा, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? मुझे डर है कि ऐसा नहीं चलेगा। जय सिंह ने कहा, मैंने पी, और अगर तुम नहीं पियोगे तो यह नियमों का पालन नहीं करना होगा, है ना? मुझे तुम्हारे नियमों की कोई परवाह नहीं, मैं नहीं पी रहा हूं। नौजवान ने चिंतित होकर कहा। धत तेरे की, मुझसे नियमों के बारे में बात करना बंद करो। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पीने के लिए विवश कर सकते हो? मानो या न मानो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम चंद्रपुर से बाहर नहीं निकल पाओ। ऐसा है क्या? जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नौजवान के कंधे पर थपथपाते हुए। नौजवान, अगर तुम थोड़ा सम्मान नहीं दिखाओगे तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। धत्तेरे की, क्या परिणाम? मैं नौजवान ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया कि वह अचानक दर्द से चिल्लाया, जमीन पर गिरकर कराहने लगा। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? तुम क्या कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नौजवान चिल्लाता रहा। मुंह से थूक उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के कगार पर हो। अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखा, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम परिणाम भुगत रहे हो। तुम पीते क्यों नहीं? अगर तुम पियोगे तो यह और दर्द नहीं करेगा। सब जय सिंह की ओर मुड़े और हेमंत ने घूर कर कहा, तुमने तुमने आखिर किया क्या है? कुछ खास नहीं, मैं चिकित्सा का अध्ययन करता हूं। जय सिंह हंसा। शरीर में कुछ ऐसे मर्म बिंदु होते हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ मर्म बिंदुओं को दबाने पर व्यक्ति जीवन भर के लिए अपनी मर्दानी ताकत खो सकता है। सबका रंग बदल गया। धत तेरे की, यह व्यक्ति भूत था या क्या? जमीन पर पड़ा नौजवान इतना डर गया कि वह तुरंत घबरा कर खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम्हारे पास इस पतीले की शराब पीने के लिए 1 मिनट है और हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। जय सिंह मुस्कुराया। 1 मिनट के बाद अगर तुम नहीं पीते हो तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा और तुम्हें थाईलैंड जाकर ऑपरेशन करवाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर शायद एक लड़की के रूप में तुम्हारा कोई खास भविष्य नहीं होगा। नौजवान ने लगभग पेशाब कर दिया और तुरंत उठा, पतीले को गले लगाया और उसे गटकने लगा। कुछ घूंट के बाद उसने सब कुछ उगल दिया, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से पीना जारी रखा। एक ही समय में पीना और उल्टी करना, यह घिनौना रूप से भयानक था। लेकिन अंत में उसने जबरदस्ती पूरा पतीला खत्म कर दिया। बहुत अच्छा, 1 मिनट भी नहीं लगा। जय सिंह ने हंसते हुए कहा, नौजवान के कंधे पर थपथपाते हुए, तुमने मुझे बहुत सम्मान दिया। नौजवान का दर्द भी रुक गया। वह बिना कुछ कहे एक कुर्सी पर लड़खड़ाया और जल्द ही मेज के नीचे खिसक गया, उठकर बैठने में असमर्थ। ठीक है, अगला। जय सिंह दूसरे नौजवान की ओर मुड़ा। बड़े भाई, मेरे घर पर कुछ काम है। नौजवान ने भागने की कोशिश की,
जय सिंह हल्के से मुस्कुराया। पीने के बाद घर जाना। अगर मैं पी लूंगा अतबार लूंगा तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। बड़े भाई, थोड़ी दया दिखाओ। नौजवान की आवाज में आंसू थे। तुमने मुझे अपने जाम दिए और मैंने वे सब पी लिए। अब मैं तुम्हें जाम दे रहा हूं, लेकिन तुम नहीं पियोगे। क्या यह मेरा अपमान नहीं है? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा अपमान करने से प्रतिशोध हो सकता है, तुम जानते हो। नौजवान लगभग रोने लगा था, लेकिन पिछले नौजवान के साथ जो हुआ था उसे याद करते हुए क्या वह कुछ कहने की हिम्मत कर सकता था? शराब की 3 बोतलें जय सिंह ने दो लीं, नौजवान ने एक। पीने के बाद नौजवान भी मेज के नीचे गिर गया। तीसरी एक लड़की थी। अपने से पहले 2 नौजवानों की दुर्दशा देखकर और यह जानकर कि पीने के परिणाम क्या होंगे, उसने तुरंत एक नाजुक आवाज में विनती की, बड़े भाई, मैं एक लड़की हूं, तुम एक लड़की को तंग नहीं करोगे, है ना? बेशक नहीं, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़की तुरंत मुस्कुराई और जय सिंह ने जारी रखा, मैं लड़कियों के साथ विशेष रूप से अच्छा व्यवहार करता हूं। चलो, मुझे 6 बोतलें लाओ, मैं 4 बोतलें पीऊंगा और तुम 2, कैसा रहेगा? लड़की ने लगभग खून थूक दिया, घूरते हुए कहा, तुम तुम साफ साफ लोगों को तंग कर रहे हो। मेरे जैसी लड़की इतनी कैसे पी सकती है? ओह, तुम एक लड़की हो और इतना नहीं पी सकती, तो क्या मुझे पीकर मर जाना चाहिए? जय सिंह ने कहा, जब तुम लोग मुझे अब भी पीने के लिए विवश कर रहे थे, तो तुम्हारा यह रवैया नहीं था। तुमने बस एक बोतल शराब को 3 गिलासों में बांटा था। क्या तुमने कम नहीं पिया? जब तुम मुझे पिलाना चाहते थे, तो मुझसे लिंग के बारे में बात मत करो। चलो, मैं तुम्हें भी एक विकल्प देता हूं, 6 बोतलें या 3। मैं लड़की ने गुस्से से कहा, मैं नहीं पीऊंगी। धत तेरे की, मैं कोई आदमी नहीं हूं, मुझे किस बात का डर है? तुम मुझ पर हाथ लगाकर देखो, मैं अपने भाई से तुम्हें मरवा दूंगी। जरूर, अभी अपने भाई को क्यों नहीं बुला लेती? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर भी पीना तो पड़ेगा। तुम आदमी नहीं हो, लेकिन तुम दाढ़ी तो नहीं उगाना चाहती, है ना? मेरे पास एक तरीका है जो एक लड़की को पुरुष हार्मोन स्रावित करवा सकता है, न केवल दाढ़ी उगा सकता है, बल्कि स्तनों को भी सिकोड़ सकता है। क्या तुम कोशिश करना चाहती हो? यह तत्काल परिणाम देता है। लड़की डर से कांप गई, फिर सोचा, वह क्या करे? तुम अगर तुमने मुझे तंग करने की हिम्मत की, तो मेरा भाई तुम्हें निश्चित रूप से मार डालेगा। लड़की ने हताशा में कहा, मैंने पहले ही कहा है, आगे बढ़ो और अपने भाई को बुलाओ। फोन करने के बाद हमें अभी भी पीना है। जय सिंह ने कहा, अगर तुम बुलाने को तैयार नहीं हो, तो चलो सीधे पीने पर आते हैं। लड़की हक्की बक्की रह गई। उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, जिसे डराया न जा सके, जिसे पीने में हराया न जा सके। यह क्या हो रहा था? ठीक है, मैं फोन करती हूं। लड़की ने दांत पीसे और अपना सेल फोन निकाला। बस तुम इंतजार करो, मेरा भाई छोटे मास्टर चमन का पसंदीदा आदमी है। तुम्हें मारना एक सुअर को मारने से अलग नहीं है। तुम मरे हुए के समान हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ देखा जब लड़की ने अपना फोन खत्म किया। फिर उसने शराब की 3 बोतलें डालना शुरू कर दिया। मुझे सम्मान में पहले पीने दो। 2 बोतलें गटकने के बाद उसने पतीला उसे सौंप दिया। लड़की रोई, लेकिन उसके पास पीने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह रोते रोते पी गई। वह पछतावे से भरी थी। वाह, उपवा उबू की। वह इस झमेले में फंसी ही क्यों? फिर हेमंत की बारी थी। हेमंत पहले से ही कांप रहा था। अगर उसे शराब की एक बोतल पीनी पड़ी, तो उसका काम तमाम हो जाएगा। अह, नौजवान
चलो इसमें जल्दबाजी ना करें। हेमंत ने जल्दी से सुझाव दिया। कैसा रहेगा अगर हम थोड़ी देर बैठें, कुछ खाना खाएं? भले ही हम पी रहे हों, हम सिर्फ बिना खाए तो नहीं पी सकते, है ना? यह उचित नहीं है। जरूर, चलो पहले कुछ खाना खाते हैं। जय सिंह एक आकस्मिक मुस्कान के साथ वापस बैठ गया। इस बीच यह तुम्हें उसके भाई का इंतजार करने के लिए कुछ समय देगा। हेमंत ने राहत की सांस ली और जय सिंह को शातिर ढंग से घूरा। वह जानता था कि एक बार लड़की का भाई आ गया तो जय सिंह की खैर नहीं और उसे पीना नहीं पड़ेगा। आधे घंटे बाद बाहर से तेज कदमों की आहट आई और 5-6 नौजवानों का एक समूह अंदर घुस आया। मादर, कौन मेरी छोटी बहन को तंग कर रहा है? जग्गा, जो सबसे आगे था, जोर जोर से चिल्लाता हुआ अंदर घुसा। उसकी उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। यह वास्तव में आपका विनम्र सेवक है। जय सिंह तुरंत खड़ा हो गया। और मैं आपको कैसे संबोधित करूं? जग्गा चौंक गया। क्या तुम यहां कोई पुरस्कार लेने आए हो? तुम इतने खुश क्यों हो? मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तूने मेरी बहन को तंग करने की हिम्मत कैसे की? जग्गा ने जय सिंह पर हाथ घुमाया। मैं तुझे जान से मार दूंगा। जय सिंह ने जग्गा के पेट में लात मारी और जग्गा घुटनों के बल गिर गया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। जय सिंह ने मुस्कुराते हुए जग्गा का हाथ पकड़ा। मेहमानों का स्वागत किया जाना चाहिए, है ना? दंडवत प्रणाम क्यों? चलो, पियोगे पियोगे? जग्गा का चेहरा दर्द से सफेद हो गया। मैं तेरी तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? काट डालो इसे। उसके पीछे के 5 नौजवानों ने अपने हथियार निकाले और हमला कर दिया। लेकिन जय सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने प्रत्येक को एक एक मुक्का मारा और उन सभी को नीचे गिरा दिया। 5 आदमी 30 सेकंड से भी कम समय में सभी जमीन पर थे। बहुत हिंसक, बस बहुत हिंसक। जय सिंह ने अपना सिर हिलाया और एक स्तब्ध हेमंत की ओर मुड़ा। तो हेमंत भाई, अब हम पिएं। इससे हेमंत होश में आया। कांपते हुए उसने कहा, तुम आखिर करते क्या हो? एक डॉक्टर। जय सिंह हंसा। ओह, तुम लड़ने की बात कर रहे हो? वह तो बस मेरा एक शौक है। थोड़ी युद्ध कला सीखी है, कुछ गंभीर या उल्लेख के योग्य नहीं। चलो जारी रखें। जब तक हम नशे में न हो जाएं, कोई नहीं जाएगा। हेमंत लगभग रोने लगा था। जब तक हम नशे में न हो जाएं, कोई नहीं जाएगा। धत्तेरे की, तुम्हारे अलावा यहां और कौन होश में रह सकता है? लेकिन जग्गा और दूसरों के नीचे गिरने के साथ वह कह भी क्या सकता था? उसने कांपते हुए पतीला उठाया और शराब पी जल्द ही ढह गया। जो लोग उसके बाद आए, बिना किसी अपवाद के न पीने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने पिया, वे सब गिर गए। कोई भी इसे संभाल नहीं सका। आखिरकार किरण के बगल में बैठी लाल बालों वाली लड़की की बारी आई। उसने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। जय सिंह को शराब का पतीला अपनी ओर लाते देख उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं नहीं पीऊंगी। अरे, इतना उत्तेजित मत हो। जय सिंह ने हंसते हुए कहा, अगर तुम यह नहीं पियोगी तो मुझे डर है कि तुम उस कुर्सी को नहीं छोड़ पाओगी। तुम अपनी बाकी की जिंदगी इस कुर्सी के साथ तो नहीं बिताना चाहती है ना? लेकिन यह भी काम कर सकता है। हम इस पर कुछ पहिए लगा सकते हैं और इसे व्हील चेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल बालों वाली लड़की भौंचक्की रह गई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या यह तुम हो? तुमने और किसे सोचा था? जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। लाल बालों वाली लड़की की आंखें पीछे की ओर घूम गईं
और वह पीछे की ओर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो गई हो। बस बहुत हुआ, नाटक करना बंद करो। जय सिंह ने उसकी गर्दन पर थपकी दी। तुम्हें पीना पड़ेगा, चाहे तुम जिंदा हो या मुर्दा। लाल बालों वाली लड़की वास्तव में इस ऑर्डियल से बचने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन थपकी के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें बंद नहीं कर सकी। क्या तुमने क्या किया? कुछ खास नहीं, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे डर था कि तुम सो जाओगी, इसीलिए मैंने एक दबाव बिंदु दबाया। अब तुम्हारी आंखें बंद नहीं हो सकती। चलो शराब पियो, फिर तुम सो सकती हो। मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी, लाल बालों वाली लड़की ने उन्मत्त होकर कहा। अगर तुम्हारी आंखें बहुत देर तक खुली रहीं तो वे अंधी हो सकती हैं। तुम जानती हो, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। लाल बालों वाली लड़की कांप उठी। अंत में इसे सहन नहीं कर सकी, मेज पर पतीला उठाया और रोते हुए पी गई। जब उसने शराब का पतीला खत्म कर लिया तो वह भी ढह गई। जय सिंह ने उसके शरीर पर दबाव बिंदुओं को छोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, यह लो, अब तुम कुर्सी छोड़ सकती हो। वास्तव में लाल बालों वाली लड़की कुर्सी छोड़ सकती थी, लेकिन वह सीधे मेज के नीचे खिसक गई। मेज पर 11 लोगों में से 9 उसके नीचे ढेर हो गए थे। केवल जय सिंह और किरण अभी भी ऊपर बैठे थे। जय भाई, इतना पीने से कोई परिणाम नहीं होगा, किरण ने चिंतित होकर कहा। हम मरेंगे नहीं, जय सिंह हंसा। क्या तुमने पेट भर खा लिया? हम किरण ने सिर हिलाया। तो चलो। जय सिंह चला गया और आकाश को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। आकाश पीने से बुरी हालत में था। उसका शरीर अपनी ही उल्टी से ढका हुआ था। जय सिंह उसे खींचकर नीचे ले गया। जय सिंह गाड़ी चलाकर वापस आया और आकाश को ऊपर ले गया। दिनेश और सुनीता कमरे में अम्मा के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सुनीता के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसका मन लगातार अपने बेटे की स्थिति के बारे में सोच रहा था। इतने लंबे समय के बाद उसके बेटे और किरण के बीच कुछ प्रगति होनी चाहिए, है ना? उस उपद्रवी डॉक्टर जय के लिए उसकी नजर में वह उल्लेख के लायक नहीं था। अमीर युवा स्वामियों के इन तरीकों से वे उसे इतना अपमानित कर सकते थे कि उसके पास दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं बचेगा। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी तो पाया कि जय सिंह और किरण वहां खड़े थे। सुनीता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। यह क्या स्थिति थी? आकाश कहाँ है? सुनीता ने तत्काल पूछा। वह यहीं है, जय सिंह ने दरवाजे के किनारे की ओर इशारा किया। सुनीता ने देखा और आकाश को जमीन पर ढेर पाया, अभी भी उल्टी कर रहा था। हे भगवान, सुनीता चिल्लाई। आकाश को उठाने में मदद करने के लिए दौड़ी। आकाश, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं अब और नहीं पी रहा हूं, मैं घर जाना चाहता हूं, आकाश ने धुंधलेपन में बड़बड़ाया। हे भगवान, कैसे? उसने इतनी कैसे पी ली? दिनेश भी बाहर आया, सदमे में चिल्लाया। सुनीता पूरी तरह से हैरान थी। वह आकाश के दोस्तों को जानती थी। वे दोपहर के भोजन में पीते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नहीं पीते थे, क्योंकि दोपहर और शाम को गतिविधियां होती थीं और वे पीने के लिए मुख्य कार्यक्रम थे। दोपहर में नशे में धुत होना कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा आकाश की स्थिति सिर्फ साधारण नशा नहीं थी, वह पूरी तरह से टल्ली था। आकाश, कैसे? तुम इतनी कैसे पी सकते हो? सुनीता ने फिर से जय सिंह की ओर देखा, चकित होकर। और कैसे? तुम पूरी तरह से ठीक हो? मेरी सहनशीलता अधिक है।
जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सहनशीलता अधिक है। सुनीता घबरा गई। अगर तुम्हारी सहनशीलता इतनी अधिक है तो तुमने आकाश को कुछ जाम बचाने में मदद क्यों नहीं की? उसके लिए थोड़ी देर हो गई थी, जय सिंह ने जवाब दिया। किसके लिए देर हो गई थी? सुनीता ने तत्काल दबाया। क्या तुम नहीं चाहते थे या वास्तव में देर हो गई थी? यह वास्तव में देर हो गई थी, जय सिंह ने गंभीरता से कहा। हमारे केवल 2 दौर हुए थे और किसी को बचाने का समय नहीं था। वह 2 दौर के बाद ऐसा हो गया। सुनीता स्तब्ध थी। हे भगवान, क्या तुम लोग शुद्ध शराब पी रहे थे? ठीक है, यह सब बकवास कहने से क्या फायदा? दिनेश ने आकाश को कमरे में ले जाने में मदद की। जल्दी करो और उसे होश में लाने के लिए कुछ लाओ। यह छोटा बदमाश, मैंने उसे इतनी बार कहा है कि जब वह बाहर हो तो इतना न पिए। उसे देखो, बस सुनता ही नहीं। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम उसे बिगाड़ती हो। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सुनीता ने जय सिंह को गोवा अस्वीकृति से देखा। उसे किसी तरह लगा कि यह मामला जय सिंह से संबंधित है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि जय सिंह पूरी तरह से ठीक क्यों था, जबकि आकाश इतना नशे में था। क्या यह संभव था कि आकाश के दोस्तों ने मिलकर उसे पिलाया हो? असंभव। उन्हें पहले बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए था। वे जय सिंह को ऐसा कैसे दिखने दे सकते थे जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो? जय सिंह, हालांकि पूरी तरह से शांत दिख रहा था, जब वह बैठक कक्ष में चला गया, बैठ गया और अम्मा के साथ बातें करने लगा। किरण आज्ञाकारी रूप से उनके बगल में रही। किरण, एक पल के लिए यहां आओ। सुनीता ने किरण को इशारा किया। किरण हिचकिचाई, लेकिन अंततः शिष्टाचार के नाते पास जाने का फैसला किया। तो आज पीने के साथ वास्तव में क्या हुआ? सुनीता ने जय सिंह पर नजर डालते हुए धीमी आवाज में पूछा। क्या इस श्रीजय ने कोई चाल चली? अन्यथा आकाश इतना नशे में कैसे हो सकता था? नहीं, किरण ने कहा। जय भाई को भी बहुत पीने के लिए विवश किया गया था। सुनीता ने घूरा। बकवास, आकाश इतना नशे में है और वह पूरी तरह से अप्रभावित है, और तुम मुझे बता रही हो कि उसे पीने के लिए विवश किया गया था? कौन विश्वास करेगा? यह सच है, किरण ने जोर दिया। जय भाई ने वास्तव में सबसे ज्यादा पी। सुनीता ने भौहें सिकोड़ी। यह कैसे संभव है? जिसने सबसे ज्यादा पी वह जरा भी प्रभावित नहीं है। अगर तुम विश्वास नहीं करती तो तुम आकाश से पूछ सकती हो जब वह जागेगा, किरण ने सुझाव दिया। जय भाई ने वास्तव में तुम्हारे स्थानीय नियमों का अक्षरशः पालन किया। हमारे स्थानीय नियम? मेजबान डालता है और कम पीता है, जबकि मेहमान डालता है और ज्यादा पीता है, सुनीता ने सख्ती से कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश ने ज्यादा पी लिया। यही हुआ। तुमने वह गलत समझा, है ना? क्या तुम्हारे स्थानीय नियम ऐसे नहीं हैं कि जब मेजबान डालता है तो वे कम पीते हैं लेकिन ज्यादा डालते हैं, और जब मेहमान डालता है तो वे ज्यादा पीते हैं लेकिन कम डालते हैं? किरण ने जवाब दिया। क्या सुनीता ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। यह नियम कब बन गया? तुम्हारे बेटे और दूसरों ने ऐसा कहा, किरण ने समझाया। जय भाई इसी तरह पी रहे थे। क्या? सुनीता भौंचक्की रह गई। अगर वे इस तरह पी रहे थे तो जय सिंह को कोई नुकसान कैसे नहीं हुआ, लेकिन आकाश बेहोश हो गया। यह बेतुका था। तुम मुझसे झूठ बोल रही होगी, सुनीता ने गुस्से से कहा। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। तुम बच्ची, तुम इतनी बेईमान कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें कुछ और समय के लिए हमारे घर पर रहने देने पर विचार कर रही थी, लेकिन अगर तुम इतनी बेईमान हो तो मैं तुम पर
हमारे साथ रहने का भरोसा कैसे कर सकती हूँ? किरण ने अपना सिर खुजलाया और कहा, दीदी, हमने यहाँ स्थायी रूप से रहने की योजना नहीं बनाई थी। हम जल्द ही जाने वाले हैं। कहाँ? रामपुर शहर वापस जा रही हो? सुनीता ने ठंड से कहा, मैंने तुम्हारी माँ से पहले ही पूछ लिया है। रामपुर शहर में तुम बस किसी के लिए खाना बना रही हो और आया का काम कर रही हो। क्या तुम सच में वापस जाकर वैसी पीड़ा झेलने के लिए तैयार हो? मैं वह करने को तैयार हूं। किरण ने कहा, क्या तैयार हो? तुम बहुत विनम्र हो रही हो। सुनीता ने घूर कर कहा, तुम उस उम्र में हो, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम हमेशा के लिए उस तरह का काम कैसे कर सकती हो? भविष्य में तुम्हारी शादी कैसे होगी? हमें देखो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इस तरह के वातावरण में रह सकती हो। तुम जानती हो, वास्तव में जिस घर में मैं रहती हूं, भी। किरण बोलने ही वाली थी, लेकिन सुनीता ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या तुम जानती हो कि चंद्रपुर शहर में इस तरह के घर की कीमत कितनी है? मैं तुम्हें बताती हूं, 35 लाख के बिना तुम इसे नहीं खरीद सकती। इसके अलावा यह तो सिर्फ घर खरीदने के लिए है। क्या तुम इसे सजाओगी नहीं? क्या तुम्हें फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं है? इस तरह के घर के लिए क्या तुम्हें लगता है कि इसे सिर्फ 10-20 लाख में सजाया जा सकता है? 10-20 लाख के बिना सजावट असंभव है। हमारे जीवन में हमारे पास केवल कुछ दशक हैं। यद्यपि एक जीवन, चाहे अच्छा जिया जाए या बुरा, फिर भी एक जीवन काल है। इसे थोड़ा बेहतर क्यों न जिया जाए? क्या तुम सच में अपनी बाकी की जिंदगी किसी के इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो? क्या तुमने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा है? क्या तुम्हें अपने लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं है? क्या तुम अपने लिए अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकती? ठीक है, बस इतना ही मुझे कहना था। तुम खुद फैसला करो, चाहे भागते रहना और किसी के इशारे पर नाचना, या हमारे साथ आना, ऐसी शानदार जगह पर रहना, ठीक आकाश की तरह उन अमीर लोगों के साथ रहना। यह तुम पर है। खत्म करने के बाद सुनीता अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ चली गई। उसकी नजर में किरण निश्चित रूप से उसका पक्ष चुनेगी। यह कुछ ऐसा था जिसे कोई भी महिला मना नहीं कर सकती थी। किरण वहां खड़ी रही, उलझन में। वह समझ नहीं पा रही थी कि सुनीता ने वे सब बातें क्यों कही थीं। क्या अच्छा वातावरण, क्या अच्छी परिस्थितियां, जय भाई के साथ की जगह सबसे अच्छी थी। तुम्हारा घर मरम्मत और फर्नीचर के साथ 40-50 लाख का है, लेकिन जय भाई की जगह एक सेट ही 5.5 करोड़ का है। तुम आकाश जैसे अमीर लोगों के साथ रहने की बात करती हो, लेकिन जय भाई के दायरे में अमीर लोग क्या मायने रखते हैं? जय सिंह के सामने विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों के लोगों को भी सम्मानजनक होना पड़ता है। इतना कुछ कहने के बाद क्या तुम सिर्फ आत्म अपमान की तलाश में थीं? किरण ने अपना सिर हिलाया और बाहर जाकर अपनी मां के बगल में बैठ गई। अब और कोई ध्यान नहीं दिया। सुनीता हालांकि एक ठंडी मुस्कान के साथ देखती रही, यह मानते हुए कि निर्णय बहुत सरल और आसान था। दोपहर में लगभग 3 या 4 बजे गुरु फकीर ने फोन किया। उन्होंने खाना खत्म कर लिया था और नीचे थे। सुनीता पास में बैठकर जय सिंह को फोन पर सुन रही थी, ठंड से मुस्कुराते हुए। क्या दोस्त भी आ रहे हैं? क्या मैं तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। जय सिंह हंसा। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर ली होगी। वे हमें लेने आ रहे हैं। आह! दिनेश ने तुरंत चिंतित होकर कहा, क्या तुम इतनी जल्दी में हो जाने के लिए? अम्मा, कुछ और दिन रुक जाओ। हमें कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन हम काम खत्म होने के बाद वापस आ सकते हैं, जय सिंह ने कहा। दिनेश के बारे में उसकी काफी अच्छी धारणा थी।
या तुम जाओ और व्यस्त रहो। अम्मा को कुछ समय के लिए यहां रहने दो, दिनेश ने कहा। हमें इस मामले के लिए अम्मा को अपने साथ ले जाने की जरूरत है। जयसिंह मुस्कुराया। बेशक, वह अम्मा और किरण को यहां नहीं छोड़ सकता था। अगर चमनलाल को पता चल गया और उसने उन्हें पकड़ लिया तो क्या यह परेशानी नहीं होगी? ओह, दिनेश ने सिर हिलाया, कहते हुए, तो मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूं। तुम किस होटल में रुक रहे हो मुझे अभी तक नहीं पता, जयसिंह ने कहा। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है तुम्हें गाड़ी से छोड़ने के लिए? जब लोग तुम्हें लेने आते हैं तो उनके पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, सुनीता ने बीच में कहा, जानबूझकर अच्छी कार वाक्यांश पर जोर देते हुए। खैर, तो हम तुम्हें नीचे ही मिलेंगे, दिनेश ने कहा। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं। जयसिंह हंसा, लेकिन दिनेश ने उन्हें पहुंचाने पर जोर दिया। मैं भी जाऊंगी। सुनीता ने अपने जूते बदले और उनके पीछे हो ली। वह देखना चाहती थी कि जयसिंह और उसका समूह किस तरह की टूटी फूटी कार में आए थे। अतीत में उसने अम्मा को इसका वर्णन करते हुए सुना था। एक कार में 6 लोग, कुछ बड़ा जैसे एक वैन। उसके दिमाग में यह मारुति इको जैसी कोई चीज होनी चाहिए। ऐसी गाड़ी का उनके समुदाय में प्रवेश करना शर्मनाक होगा। एक बार नीचे उसने चारों ओर देखा और कोई कार नहीं देखी। मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अरे, कार कहाँ है? तुम लोग सार्वजनिक बस से तो नहीं आए? क्या मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ दूं? दिनेश ने फिर से गर्मजोशी से पेशकश की। कोई बात नहीं, ये आ रही है। जय सिंह ने एक आती हुई गाड़ी की ओर इशारा किया। यह किस तरह की कार है? सुनीता ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। एक वैन है ना? सख्त सक। ब्रांड काफी रचनात्मक दिखता है। यह क्या है? यह कार कितने की है? 1 लाख की तो होगी, है ना? हाँ हाँ हाँ। जय सिंह बस हल्के से मुस्कुराया और दिनेश पूरी तरह से उलझन में था। उसकी आंखें चौड़ी थीं। ये इसके बारे में क्या? सुनीता ने नाक सिकोड़ी। ऐसी कार समुदाय में कैसे आ सकती है? सुरक्षा गार्ड को रिश्वत दी है ना? नहीं, यह कार, दिनेश ने भौचक्का और कांपते हुए कहा, सेठ वाधवानी के पास इनमें से एक है। आह! सुनीता की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सेठ वाधवानी को जानती थी। वह दिनेश का हितैषी था, साथ ही दिनेश की कंपनी का सबसे बड़ा भागीदार भी। सेठ वाधवानी पूरे चंद्रपुर शहर के शीर्ष 10 धनी लोगों में से एक थे। सेठ वाधवानी को जानना सुनीता के लिए बहुत गर्व की बात थी। यह कार सेठ वाधवानी के पास भी एक थी। क्या मजाक है? क्या सेठ वाधवानी एक वैन चलाएंगे? क्या तुम गलत समझ रहे हो? सुनीता ने अविश्वास में कहा। गलत समझना असंभव है, यही है, दिनेश ने कहा। यह मर्सिडीज बेंज के तहत एक उच्च स्तरीय व्यावसायिक वाहन है। सेठ वाधवानी का, ऐसा कहा जाता है, 2 करोड़ 70 लाख में खरीदा गया था, पूरी तरह से आयातित। क्या सुनीता की आंखें लगभग बाहर निकल आईं? जय सिंह का दोस्त 2 करोड़ 70 लाख की कार चलाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा की है, दिनेश ने कहा। इसके लायक नहीं है? सुनीता हंस पड़ी, यह सोचकर कि उसने गलत सुना है। मैंने कहा कि यह उससे कहीं ज्यादा की है, दिनेश ने उसे घूरा। जैसा दिखता है, यह वाहन सेठ वाधवानी के वाहन से कहीं ज्यादा उच्च स्तरीय है। इसके अलावा मुख्य बात लाइसेंस प्लेट है। क्या तुमने देखा लाइसेंस प्लेट के बारे में? क्या? सुनीता ने कहा। 401 लाइसेंस प्लेट बहुत अच्छी है। बकवास, दिनेश ने कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता। अतीत में इस तरह की लाइसेंस प्लेट का इस्तेमाल शहर के शीर्ष अधिकारियों द्वारा किया जाता था। केवल बाद में ऐसी प्लेटें जनता के लिए उपलब्ध हुईं। हालांकि जो लोग
इस तरह की प्लेट खरीद सकते थे, वे सिर्फ अमीर नहीं हैं। आह! सुनीता पूरी तरह से स्तब्ध थी। तो उस लाइसेंस प्लेट की कीमत कितनी है? यह कीमत के बारे में नहीं है, दिनेश ने कहा। यहां तक कि सेठ वाधवानी भी इस प्लेट को 10 करोड़ में नहीं खरीद सकते। सुनीता को लगा कि वह खून की उल्टी करने वाली है। वह दुनिया में किससे मिली थी? सुनीता गहरे सदमे में थी, लेकिन फिर उसे समझ आया कि यह केवल जय सिंह का दोस्त था, खुद जय सिंह नहीं। शायद यह सिर्फ एक बहुत ही साधारण दोस्त है। इस क्षण वाहन सबके सामने रुका। गुरु फकीर बाहर निकले और सम्मानपूर्वक कहा, अमर गुरु जय, मुझे खेद है कि हम देर से आए। सुनीता फिर से भौंचक्की रह गई। यह सिर्फ एक साधारण दोस्त जैसा नहीं लग रहा था। क्या एक साधारण दोस्त का इतने सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा? क्या सड़क पर कोई देरी हुई? जय सिंह ने पूछा। वास्तव में नहीं। कमरे की बुकिंग करते समय बस एक छोटी सी समस्या थी, गुरु फकीर ने उत्तर दिया। क्या क्या हुआ? दिनेश ने तुरंत कहा। अगर बुकिंग नहीं हुई तो हमारे पास रहने के लिए जगह है, या क्या मैं व्यवस्था करूं? सुनीता ने अपना होंठ सिकोड़ा और फुसफुसाया। कमरा बुक करने में ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है जिसके लिए हमारी मदद की आवश्यकता हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं और कार उधार की है? बात मत करो, दिनेश ने धीरे से फुसफुसाया। सुनीता ने अपने मन में बड़बड़ाया, मैंने भी यही सोचा था। क्या वे ऐसी कार चलाने का खर्च उठा सकते हैं? गुरु फकीर ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और कहा, व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, कमरे बुक हो गए हैं। मैंने जिस छोटी सी समस्या का उल्लेख किया था वह यह थी कि होटल राजविलास में प्रेसिडेंशियल स्वीट पर्याप्त नहीं थे। मैंने थोड़ी बातचीत की और प्रेसिडेंशियल स्वीट के 2 निवासियों को रद्द करवा दिया ताकि मैं पर्याप्त कमरे बुक कर सकूं। क्या? सुनीता की आंखें लगभग उसके सिर से बाहर निकल आईं। होटल राजविलास, प्रेसिडेंशियल स्वीट? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह होटल राजविलास है, चंद्रपुर शहर का सबसे अच्छा होटल, और यह विंध्य प्रदेश में भी शीर्ष 10 में स्थान पाएगा। क्या तुम जानते हो कि वहां एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक रात का कितना खर्च आता है? 1,70,000। गुरु फकीर ने सीधे उत्तर दिया। आह! सुनीता एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि होटल राजविलास में प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक रात का कितना खर्च आता है। वह एक बार होटल राजविलास में एक नियमित सिंगल कमरे में 2800 एक रात के लिए रुकी थी और वह चकित रह गई थी। उसने यह भी सुना था कि ऊपर के प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 10,000 से ऊपर होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना ज्यादा होगा। एक रात के लिए 1,70,000, और सिर्फ एक कमरे के लिए नहीं। हे भगवान, किसी को ऐसा खर्च करने के लिए कितना अमीर होना चाहिए। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया है तो चलो चलें। जय सिंह ने एक आकस्मिक मुस्कान के साथ कहा, दिनेश को हाथ हिलाया और किरण और उसकी मां के साथ कार में चला गया। कार को दूर जाते देख दिनेश अभी भी अपने घबराहट से बाहर नहीं निकल पाया था। बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना सुनीता अब और नहीं रोक सकी। एक रात का 1,70,000? क्या मजाक है? ये इतना महंगा कैसे हो सकता है? ये आदमी कहां से आता है? वह इतना डींग कैसे हाँक सकता है? दिनेश ने आह भरी और चुपचाप कहा, तुम सच में नहीं समझती। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ कमरे के 1,70,000 एक रात का मामला है? आह, उसमें क्या गलत है? सुनीता उत्सुक थी। क्या तुम्हें भी लगता है कि वे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? तुम कुछ नहीं समझती। दिनेश मदद नहीं कर सका, लेकिन कोसने लगा।
क्या तुमने नहीं सुना कि उस आदमी ने क्या कहा? प्रेसिडेंशियल स्वीट पर्याप्त नहीं थे। ड्राइवर ने थोड़ी सी समन्वय के बाद प्रेसिडेंशियल स्वीट के 2 निवासियों को रद्द करवा दिया। यह मुख्य बिंदु है। उसमें क्या गलत है? सुनीता ने हैरान होकर पूछा। क्या तुम्हारे पास सुअर का दिमाग है? दिनेश ने तत्काल कहा। सोचो, जो लोग प्रेसिडेंशियल स्वीट का खर्च उठा सकते हैं, उनमें से कितने पैसे की कमी वाले हैं? क्या वे सिर्फ इसलिए अपनी बुकिंग रद्द करने के लिए सहमत हो सकते हैं क्योंकि उसने बातचीत की? सुनीता को आखिरकार समझ आया कि क्या गलत था। वह फिर से चिल्लाई, बिल्कुल, प्रेसिडेंशियल स्वीट का व्यक्ति निश्चित रूप से एक छोटी सी राशि की परवाह नहीं करेगा, तो वे संभवतः कैसे चेकआउट कर सकते हैं? वे निश्चित रूप से झांसा दे रहे होंगे। मुझे पता था इस बच्चे के पास एक छात्र के रूप में ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है। चिल्लाना बंद करो, दिनेश ने धीमी आवाज में कहा। अगर उसके पास वास्तव में ऐसी क्षमता है तो हमारे लिए एक गंभीर समस्या है। यह व्यक्ति कितना प्रभावशाली होना चाहिए? सुनीता का भाव बदल गया, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, यह असंभव है। वह सिर्फ एक बच्चा है। उसे ऐसा प्रभाव कहां से मिलेगा? भले ही वह 10 बड़े परिवारों का एक युवा स्वामी हो, मुझे संदेह है कि उसके पास ऐसी क्षमता होगी। मुझे लगता है कि वे सिर्फ डींग हाँक रहे हैं। चलो उनके बारे में भूल जाते हैं। क्या आज रात तुम्हारा कोई डिनर कार्यक्रम नहीं है? क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए? बेशक, दिनेश ने कहा। सेठ वाधवानी का एक व्यापारिक भागीदार आ रहा है और वह चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। परिवार के सदस्यों को शामिल होना चाहिए। जल्दी करो और तैयार हो जाओ। आज रात हमें शर्मिंदा मत करना। चिंता मत करो, सुनीता ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें कभी निराश किया है जय सिंह? और उसका समूह होटल लौट आया और गुरु फकीर ने तुरंत जय सिंह के साथ जो जानकारी एकत्र की थी उसे साझा किया। चंद्रपुर शहर में चमनलाल उन लोगों की श्रेणी में आता था जिन्हें कोई और दबा नहीं सकता था। चंद्रपुर शहर में कोई महत्वपूर्ण परिवार नहीं थे। अन्य स्थानों की तरह जहां होलकर परिवार या इस तरह के लोग थे जो दबदबा बना सकते थे। यही कारण था कि चमनलाल कानून विहीन व्यवहार करता था, लेकिन यही कारण भी था कि उसके पास मजबूत पृष्ठभूमि की कमी थी। लाला भाई और दूसरों के विपरीत, जिनके पास शक्तिशाली समर्थन था। हालांकि इस स्थिति के कारण चमनलाल की शक्ति 7 बड़े मालिकों में बिल्कुल शीर्ष पर थी। यद्यपि वह अष्टमुखी यमराज के बराबर नहीं था, उसकी ताकत वास्तव में अन्य 5 से बहुत अधिक थी। लगभग पूरा चंद्रपुर शहर चमनलाल के नियंत्रण में था। इसीलिए उसने जय सिंह को चुनौती देने और उसे मारने के लिए लोग भेजने की हिम्मत की। सीधे शब्दों में कहें, चंद्रपुर शहर में उसके पास ऐसा करने की क्षमता थी। गुरु फकीर की रिपोर्ट सुनने के बाद जय सिंह ने न तो सहमति दी और न ही असहमति, चुपचाप खिड़की के पास बैठ गया। यह जानते हुए कि जय सिंह की अपनी योजनाएं थीं, गुरु फकीर ने धीरे से कहा, अमर गुरु चमनलाल अभी चंद्रपुर शहर में नहीं है और उसके कल लौटने की उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें यहाँ एक दिन रुकना चाहिए या चलो एक दिन रुकते हैं? जय सिंह ने सीधे कहा। ठीक है, फिर मैं आगे की व्यवस्था करूंगा, गुरु फकीर ने कहा। मास्टर लोकेश आज दोपहर के फास्ट फूड से विशेष रूप से असंतुष्ट थे। वह आज रात चंद्रपुर शहर के सबसे बड़े होटल में भोजन करने पर जोर दे रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? व्यवस्था करो, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। लोकेश बिल्कुल ऐसा ही था, पहले से कोई अलग नहीं। अब भले ही वह मांस नहीं खा सकता, फिर भी वह एक अच्छा प्रदर्शन चाहता है।
जब जय सिंह उसके भाई की जगह पर था तो लोकेश ही उसे भोजन कराता था। अब भले ही लोकेश स्वर्ग से ड्रैगन का मांस खाना चाहता हो, जय सिंह उसे उसके लिए लाने का एक तरीका खोज लेगा। यही भाईचारा है। चंद्रपुर शहर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट नवरत्न डाइनिंग था, जो शहर के प्रमुख क्षेत्र में स्थित था, और यह सबसे अच्छा भोजन भी परोसता था। बेशक यह पूरे चंद्रपुर शहर में सबसे महंगा भी था। आज रात सेठ वाधवानी जिस मेहमान का मनोरंजन कर रहे थे, वह वहीं भोजन करेगा। आधा घंटा पहले पहुंचकर दिनेश अपने साथ सुनीता को ले आया। आकाश अभी भी नशे में था और उसे जगाया नहीं जा सका, इसलिए सिर्फ वे दोनों ही आए थे। सेठ वाधवानी ने दूसरी मंजिल पर शाही कक्ष बुक किया था। एक बार कमरे के अंदर सुनीता तुरंत चकित रह गई। वह पहले भी नवरत्न डाइनिंग में गई थी, लेकिन केवल नीचे के छोटे निजी कमरों में भोजन किया था। फिर भी यह कई दिनों तक डींग हाँकने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वह कभी भी ऊपर के इन उच्च स्तरीय निजी कमरों में नहीं गई थी। इसलिए यह शाम उसके लिए काफी आंखें खोलने वाली थी। सिर्फ ये अनुभव ही कुछ समय के लिए डींग हाँकने के लिए पर्याप्त होंगे। यह वास्तव में शाही कक्ष है। यह अद्भुत है, सुनीता ने उत्साहित होकर कहा। यह उच्च समाज का जीवन है। दिनेश, हम कब खुद लोगों को यहां भोजन करने के लिए आमंत्रित कर पाएंगे, तब हम वास्तव में सफल हो जाएंगे। ठीक है, बस भी करो, दिनेश ने होंठ सिकोड़ लिए। इतना हंगामा क्यों कर रही हो? कोई देख लेगा तो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है? यह नवरत्न डाइनिंग का शाही कक्ष है। आम लोगों के लिए नहीं खुला है। यहां केवल सदस्य ही आ सकते हैं। सुनीता ने उत्साह से कहा। अगर मेरी बहनों को यह पता चल गया तो वे तो जलन से हरी हो जाएंगी। हां, वे तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थीं, लेकिन अब यह सिद्ध हो गया कि मेरा चुनाव सही था। अरे, इतनी छोटी सी बात उन्हें बताने की क्या आवश्यकता है? दिनेश ने सिर हिलाया। बिल्कुल, उन्हें पता चलना ही चाहिए। सुनीता ने रोमांचित होकर अपना फोन निकाला। चलो, पहले मेरी कुछ तस्वीरें खींचो। दिनेश के पास कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उसने सुनीता की कुछ तस्वीरें खींच दीं, जो उत्साह से अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगीं। दिनेश ने एक नजर डाली और जल्दी से कहा, अरे, ऐसे मत लिखो। यह शाही कक्ष है। नवरत्न डाइनिंग का सबसे अच्छा कमरा नहीं है। नहीं है? सुनीता चकित थी। यह कमरा पहले से ही इतना अद्भुत है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। सबसे अच्छा कमरा सम्राट कक्ष है, दिनेश ने कहा। बस व्यर्थ की बातें मत लिखो। वैसे भी यह सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की क्या आवश्यकता है? सम्राट कक्ष भी है। सुनीता की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह कहाँ है? मुझे बाद में उसे देखना होगा। बस भूल जाओ सम्राट कक्ष। क्या वह ऐसी जगह है जहां कोई भी प्रवेश कर सकता है? दिनेश ने कहा। सोचो, सेठ वाधवानी भी सम्राट कक्ष बुक नहीं कर सके। तुम क्या आशा कर रही हो? इसका मतलब है कि आज रात सम्राट कक्ष में और भी महत्वपूर्ण अतिथि होंगे। सच में? सुनीता और भी हैरान थी। इसका मतलब है कि आज रात नवरत्न डाइनिंग में बड़े लोगों का जमावड़ा है। बस मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी मत करना। बस इतना ही। दिनेश ने हाथ हिलाया। चलो, बैठ जाओ। सेठ वाधवानी और बाकी लोगों के आने की प्रतीक्षा करो। सेठ वाधवानी और उनके समूह को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। मैं टहलने जाती हूं। इस जगह का वातावरण बहुत अच्छा है। मैं कुछ तस्वीरें लूंगी। सुनीता ने दिनेश की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चली गई।
दिनेश ने लाचारी से देखा। ऐसी पत्नी के साथ वह क्या कर सकता था? हालांकि जब उनकी शादी हुई थी तो सुनीता के परिवार ने उन्हें बहुत पसंद नहीं किया था। केवल सुनीता ही अपनी बात पर अड़ी रही, इसलिए वह अभी भी सुनीता की छोटी मोटी हरकतों को सहन कर सकता था। सुनीता बाहर घूमती रही, चलते चलते तस्वीरें लेती रहीं, उत्साह से भरी हुई। हाही, आखिरकार उसे यहां आने का अवसर बहुत कम मिलता था। अचानक उसने किरण को अम्मा को नीचे सीढ़ियों से ऊपर लाते हुए देखा। सुनीता पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसने उपहास किया। ओह, तुम भी यहां मजे लेने आई हो? तुम नवरत्न डाइनिंग में खाना खा रही हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकी हो? क्या तुम खुद को कुछ विशेष समझने लगी हो? सुनीता सीधे नीचे चली गई। उसे दोपहर में अपमानित महसूस हुआ था, इसलिए अब वह उसका बदला लेना चाहती थी। अरे, यह अम्मा नहीं है। सुनीता ने जानबूझकर उनसे टकराने का नाटक किया। दिनेश भैया की पत्नी किरण ने जल्दी से मीठी आवाज में नमस्ते किया। सुनीता बेटी। अम्मा बहुत प्रसन्न हुई। वाह, तुमसे यहां मिलना कितनी खुशी की बात है। दिनेश कहाँ है? दिनेश ऊपर है, शाही कक्ष में, मेहमानों के आने और भोजन करने की प्रतीक्षा कर रहा है, सुनीता ने गर्व से कहा, जो उसके चेहरे पर साफ लिखा था। तुम नीचे के एक निजी कमरे में हो, लेकिन हम ऊपर के शाही कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। क्या इसकी तुलना भी की जा सकती है? एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकना दिखाता है कि तुम्हारे पास धन है, लेकिन शाही कक्ष में प्रवेश करना, यह केवल धन की बात नहीं है, यह पद के बारे में कुछ कहता है। ओह, दिनेश भी यहां है अम्मा। कमरों के बीच के अंतर से अनजान खुशी से बोली। बहुत अच्छा, हम थोड़ी देर में ऊपर जाकर उससे बात करेंगे। हटता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्यों कष्ट करेंगी? सुनीता ने खुशी से कहा। थोड़ी देर में मैं उसे तुमसे मिलने के लिए नीचे भेज दूंगी। वैसे तुम किस निजी कमरे में हो मुझे नहीं पता। किरण, यह कौन सा कमरा है? अम्मा ने पूछा। कमरा नंबर 9, किरण ने उत्तर दिया। यह सुनकर सुनीता ने मन ही मन उपहास किया। 1 नंबर वाला कमरा? यह तो एक बहुत ही साधारण कमरा लगता है। भले ही यह कमरा नंबर 10 हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? क्या यह शाही कक्ष से तुलना कर सकता है नंबर 9? समझ गई। सुनीता ने तुरंत सिर हिलाया। हम थोड़ी देर में तुमसे मिलने नीचे आएंगे, ठीक है? हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से आएंगे। सुनीता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेशक उसे दिनेश को नीचे लाना था। वह चाहती थी कि वह जय सिंह और दूसरों को एक साधारण निजी कमरे में बैठे हुए देखे। अन्यथा शाही कक्ष में होने का कोई विशेष अर्थ नहीं था। अम्मा से विदा लेकर सुनीता जल्दी से अपने निजी कमरे में वापस चली गई और उत्साह से दिनेश को अम्मा से मिलने के बारे में बताया। अम्मा यहां हैं? दिनेश ने स्पष्ट रूप से प्रसन्न होते हुए पूछा। वह कहाँ हैं? मैं अभी उनसे मिलने जाता हूं। जल्दी नहीं है, वे नीचे खाना खा रहे हैं। हम बाहर जाते समय रुक सकते हैं, सुनीता हंसी। मुझे उनका कमरा नंबर भी मिल गया, 9। हम थोड़ी देर बाद नीचे चलेंगे। नहीं तो अगर सेठ वाधवानी और उनका समूह आ गया और हमें नहीं पाया, तो क्या यह अशिष्टता नहीं होगी? यह बात तो सही है, दिनेश सहमत हो गया। तो चलो थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं। जल्द ही निजी कमरे का दरवाजा खुला और सेठ वाधवानी, उनकी पत्नी और कुछ अन्य लोग अंदर आए। अभिवादन के बाद सेठ वाधवानी ने सबका परिचय कराया। जब दिनेश ने प्रमुख व्यक्ति की पहचान सुनी तो वह चकित रह गया। इस व्यक्ति का नाम नरेश नायक था, जो राजधानी शहर के नायक परिवार से था। नायक परिवार में अनगिनत सदस्य थे और क्योंकि वे एक युद्ध कला परिवार थे, इसीलिए सबसे अधिक शक्ति वाले लोगों को सबसे अधिक प्रमुखता मिलती थी।
नरेश नायक, हालांकि नायक परिवार के उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक थे जो युद्ध कला का अभ्यास नहीं करते थे, लेकिन परिवार में उनका स्थान बिल्कुल भी कम नहीं था, क्योंकि वे नायक परिवार की 70% संपत्ति का प्रबंधन करते थे। यह कहा जा सकता है कि परिवार की वर्तमान शान उनकी देन से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थी। नायक परिवार के भीतर नरेश नायक का पद बहुत कुछ वैसा ही था जैसा कि होलकर परिवार में इस समय हर्षवर्धन होलकर का था। दिनेश ने स्वाभाविक रूप से नरेश नायक के बारे में सुना था और उनके पद के बारे में जानता था, जो सेठ वाधवानी से सैकड़ों गुना ऊंचा था। कोई आश्चर्य नहीं कि सेठ वाधवानी चीजों की व्यवस्था करने के लिए इतने उत्सुक थे। यह वास्तव में एक बड़ा आदमी था। गर्मजोशी से अभिवादन के बाद सब बैठ गए। सेठ वाधवानी हंसे और कहा, आह नरेश जी, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने आपके लिए 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट की व्यवस्था की थी, लेकिन आप रुके नहीं और उन्हें रद्द करवा दिया और एक छोटे से होटल में चले गए। इससे मेजबान के रूप में हमारी छवि खराब होती है। यह दिनेश आश्चर्य से चिल्लाया। क्या हुआ? सेठ वाधवानी ने हैरान होकर देखा। नहीं, कुछ नहीं। दिनेश के होंठ कांप रहे थे, क्योंकि वह उस दोपहर गुरु फकीर की कही बातों को याद कर रहा था। उन्होंने किसी के साथ बातचीत की जिसने फिर 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट छोड़ दिए, और अब नरेश नायक ने भी संयोग से 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट छोड़ दिए। क्या यह इतना बड़ा संयोग हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि गुरु फकीर और अन्य लोग नरेश नायक द्वारा खाली किए गए प्रेसिडेंशियल स्वीट में चले गए? लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? किसके पास इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है कि वह नरेश नायक जैसे बड़े व्यक्ति को अपना कमरा छोड़ने पर विवश कर दे? यहां तक कि चंद्रपुर के स्थानीय बाहुबली चमनलाल भी शायद ही ऐसा कुछ सुझाने की हिम्मत करते। नरेश नायक ने मुस्कुराते हुए चिंता को दूर किया और कहा, वाधवानी जी, हम सब यहां मित्र हैं, इसलिए मुझे आपको यह बताने में कोई डर नहीं है। अगर कोई और मुझसे बातचीत करने की कोशिश करता, भले ही वह 10 बड़े परिवारों में से कोई हो, जब तक कि वह 10 बड़े परिवारों का मुखिया न हो, मैं उन्हें भाव भी नहीं देता। सेठ वाधवानी चौंक गए और उत्सुकता से पूछा, तो आज यह लेकिन आज जो व्यक्ति बातचीत करने आया है, मैं आपको इस तरह से बताता हूं। नरेश नायक सेठ वाधवानी के करीब झुके और फुसफुसाए, भले ही वह 10 बड़े परिवारों का मुखिया हो, जब तक कि वह यशवंत यादव और शमशेर सिसोदिया जैसे पुराने मास्टर न हों, मुझे लगता है कि उन्हें भी एक कमरा खाली करना पड़ेगा। सब दंग रह गए। 10 बड़े परिवारों के मुखियाओं को एक कमरा खाली करना पड़ेगा। यह किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक था? विंध्य प्रदेश में सब देश में संभवतः किसके पास इतनी शक्ति हो सकती है? क्या यह प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हो सकते हैं? यह भी सही नहीं हो सकता। प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी निश्चित रूप से 10 बड़े परिवारों के मुखियाओं के साथ एक कमरे के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। इसके अलावा वे परिवार के मुखिया पुरानी पीढ़ी के थे, यहां तक कि प्रदेश के बड़े अधिकारी भी शायद उनका सम्मान करते। तो आखिर किसके पास इतना दबदबा था कि वे इन परिवार के मुखियाओं को एक कमरा खाली करने पर विवश कर सकते थे? नरेश जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? सेठ वाधवानी ने हैरान होकर धीमी आवाज में पूछा। यह कैसे संभव है? इसमें असंभव क्या है? नरेश नायक ने जवाब दिया। वास्तव में मुझे लगता है कि अगर वह व्यक्ति अनुरोध करता, तो यशवंत यादव
और शमशेर सिसोदिया भी अपना कमरा खाली कर देते। नहीं हो सकता। सेठ वाधवानी भौंचक्के रह गए। यहां तक कि यशवंत यादव और शमशेर सिसोदिया को भी हटना पड़ेगा। यह यह आखिर कौन हो सकता है? क्या यह दिल्ली से कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है? हे भगवान, क्या विंध्य प्रदेश ऐसे किसी व्यक्ति को आकर्षित भी कर सकता है? हाँ, आप अनजान हैं। यह दिल्ली से कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। नरेश नायक ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में दिल्ली का कोई बड़ा व्यक्ति भी अधिकतम यशवंत यादव और शमशेर सिसोदिया के बराबर माना जाएगा। वे दोनों कितने प्रभावशाली हैं। वो मनम द्युम्बी बुमाही थी। संभवतः कौन उनसे आगे निकल सकता है? तो यह कौन है? सेठ वाधवानी पूरी तरह से हैरान थे। चलिए इस चर्चा को बाद के लिए बचाते हैं। नरेश नायक ने हाथ हिलाकर खारिज कर दिया। आइए सब बैठें और भोजन शुरू करें। दिनेश जी यहां इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी क्षमा याचना। दिनेश अभी भी भ्रम की स्थिति में था, लेकिन उसने चिंतित महसूस करते हुए जल्दी से जवाब दिया, नहीं, कोई बात नहीं, हम भी अभी अभी आए हैं। ठीक है, सब कृपया बैठें। नरेश नायक ने मुस्कुराते हुए सबको बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए सुझाव दिया। शराब के तीसरे दौर के बाद दिनेश ने आखिरकार कुछ हिम्मत जुटाई और मेहमानों के बीच का माहौल गर्म हो गया। सुनीता पूरे समय बेचैन थी, नीचे जय सिंह के मामले में व्यस्त थी। शाही कक्ष उन्हें खुद जाकर देखना था, नहीं तो एक बार जय सिंह और अन्य लोग अपना भोजन समाप्त करके चले गए तो क्या वे अवसर नहीं चूक जाएंगे? हालांकि दिनेश ने कुछ नहीं कहा था और वह बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। हालांकि इस महिला का प्रभाव था, वह समझदार भी थी और स्पष्ट रूप से समझती थी कि इन परिस्थितियों में उसकी बारी से बाहर बोलना उसका स्थान नहीं था। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद नरेश नायक पहले उठे। एक क्षण के लिए क्षमा करें, सम्राट कक्ष में मेरे कुछ मित्र हैं, मुझे उन्हें जाम पिलाने जाना है, नरेश नायक ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट कक्ष? सुनीता चौंक गई, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया, नरेश नायक से परिचित किसी का सम्राट कक्ष में होना कोई अजीब बात नहीं थी। नरेश जी, मैं आपके साथ चलूंगा, सेठ वाधवानी ने उत्सुकता से उठते हुए कहा। यह एक अच्छा विचार है, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। नरेश नायक हंसे और सेठ वाधवानी को साथ ले गए। अवसर का लाभ उठाते हुए सुनीता ने तुरंत दिनेश से कहा, अरे, हमें जल्दी नीचे चलना चाहिए, नहीं तो अम्मा और बाकी लोग चले जाएंगे। तभी दिनेश को याद आया और उसने जल्दी से दूसरों से माफी मांगी और सुनीता के साथ नीचे भागा। हालांकि उस क्षेत्र में खोजने के बाद उन्हें शाही कक्ष नहीं मिला। वास्तव में नीचे के किसी भी कमरे में कमरा नंबर नहीं थे। वे हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे थे, है ना? सुनीता ने भौहें सिकोड़कर कहा। यह तथाकथित शाही कक्ष कहाँ है? यहां तक कि कोई कमरा नंबर भी नहीं है। वे निश्चित रूप से यहां भोजन नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह सब बनाया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा हमसे धोखा नहीं करेंगी। दिनेश ने सिर हिलाया और एक वेटर को पकड़ा। युवक, क्या तुम जानते हो कि शाही कक्ष कहाँ है? वेटर ने उन्हें आश्चर्यचकित भाव से देखा, लेकिन फिर भी सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, कृपया मेरे पीछे आइए। वे वेटर के पीछे एक घुमावदार रास्ते से होकर अंत में एक निजी कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। यही है, वेटर ने घोषणा की। वाह, यह कमरा तो बहुत प्रभावशाली लग रहा है, सुनीता ने आश्चर्य से कहा। क्या यह सच में वही जगह है? दिनेश चौंक गया, क्योंकि कमरा शाही कक्ष से कुछ कम नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह शाही कक्ष है? दिनेश ने सुनीता से अविश्वास से पूछा।
बिल्कुल, मुझे यह स्पष्ट रूप से याद है, सुनीता ने कहा। वह भी अंदर जाने में हिचकिचा रही थी क्योंकि कमरा काफी भव्य लग रहा था। उसी क्षण सेठ वाधवानी और नरेश नायक के कदमों की आहट सुनाई दी। ओह दिनेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ वाधवानी ने उत्सुकता से पूछा। खैर, मेरा पुराना पड़ोसी शाही कक्ष में है और मैं एक नजर देखने आया था, दिनेश ने ईमानदारी से जवाब दिया। सच में? सेठ वाधवानी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुम्हारा पड़ोसी? क्या तुम गंभीर हो? हाँ सच में, लेकिन वेटर हमें यहां ले आया, क्या कोई गलती नहीं हुई है? सुनीता ने कहा। शाही कक्ष? क्या वह बाहर का एक साधारण कमरा नहीं है? यह वाला तो बिल्कुल साधारण नहीं लग रहा है। किसने कहा कि शाही कक्ष साधारण था? सेठ वाधवानी ने जवाब दिया। शाही कक्ष ही सम्राट कक्ष है। क्या? सुनीता की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। शाही कक्ष सम्राट कक्ष था? क्या यह कोई अंतर्राष्ट्रीय मजाक था? शाही कक्ष ही सम्राट कक्ष है, सेठ वाधवानी ने दोहराया। उधर देखो, जब हम आए थे तो वहां 5 सीढ़ियां थीं। यह कमरा ठीक नंबर 9 है। यह सर्वोच्च को दर्शाता है, सम्राट का स्थान। यही सम्राट कक्ष है। यह यह नहीं हो सकता। सुनीता के होंठ कांप रहे थे क्योंकि वह इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। तुम्हारे दोस्त भी यहां हैं? नरेश नायक हैरान थे। खैर, चलो फिर साथ में अंदर चलते हैं। वह सीधे ऊपर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। सुनीता और दिनेश बड़ी आंखों से प्रत्याशा में देख रहे थे। अंदर आ जाओ, अंदर से एक आवाज आई। नरेश नायक ने जल्दी से दरवाजा खोला और खुशी से हंसते हुए कहा, मास्टर जय, आपसे मिलकर बहुत सम्मान हुआ। सुनीता और दिनेश अब स्पष्ट रूप से देख सकते थे, अंदर बैठे हुए वास्तव में जय सिंह, अम्मा, किरण और अन्य लोग थे। सुनीता लड़खड़ा गई, लगभग फर्श पर गिरते गिरते बची। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह इन लोगों के बारे में बहुत कम जानती है। उसे यह भी अचानक पता चला कि गुरु फकीर सिर्फ डींगे नहीं हाँक रहे थे, वे वास्तव में ऐसी असाधारण क्षमताओं के स्वामी थे। सेठ वाधवानी भी अंदर चले गए, जबकि सुनीता और दिनेश अभी भी बाहर भौंचक्के खड़े थे। दिनेश, तुम क्या कर रहे हो? अंदर आओ, सेठ वाधवानी ने धीरे से पुकारा। दिनेश, दिनेश यहां है। अम्मा तुरंत उठ गईं, उत्साह से बोलीं। दिनेश, सुनीता, तुम यहां हो? अंदर आओ, बैठो। दिनेश और सुनीता आखिरकार वास्तविकता में लौटे। डर और घबराहट से भरे हुए वे कमरे में दाखिल हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहां रखें। इस समय नरेश नायक और सेठ वाधवानी अभी भी खड़े थे, फिर भी अम्मा लगातार पुकार रही थीं। दिनेश, सुनीता, आओ बैठो, मेरे बगल में बैठो। दिनेश और सुनीता बेहद शर्मिंदा थे। ऐसे माहौल में वे कैसे बैठ सकते थे? हालांकि नरेश नायक और सेठ वाधवानी ने उन्हें जिस तरह से देखा, वह आश्चर्य और सदमे से भरा था। तभी जय सिंह ने कहा, जब आ ही गए हो तो साथ में बैठ जाओ। नरेश नायक ने राहत की सांस ली और जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर जय। तभी सब बैठ गए। हालांकि नरेश नायक और सेठ वाधवानी नीचे की सीटों पर बैठे, जबकि दिनेश और सुनीता अम्मा के बगल में ऊपर बैठे। उनके पदों में अंतर बहुत स्पष्ट हो गया। भले ही वह उस जगह पर बैठी थी, सुनीता को ऐसा लग रहा था जैसे वह कांटों पर बैठी हो। और उस दोपहर उसने जो कहा था, उसके बारे में सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मास्टर जय, इस बार नायक परिवार के मामले के लिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं कम है। नरेश नायक ने
मेज पर रखा शराब का गिलास उठाया और कहा, मैं आपके नाम यह जाम पीता हूं। समाप्त करने के बाद नरेश नायक ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। हम जय सिंह ने सिर हिलाया। मुझे पता है चाहूं। यद्यपि जय सिंह ने नहीं पी, नरेश नायक जरा भी अप्रसन्न नहीं थे। इसके विपरीत उनका चेहरा खुशी से भरा था, जैसे कि उनके लिए जय सिंह का वह एक सिर हिलाना ही जाम के लायक था। उनके बगल में बैठे सेठ वाधवानी और दिनेश दंग रह गए। इन लोगों के लिए इज्जत बहुत महत्वपूर्ण थी। जब कोई आपको जाम पिलाता है, भले ही आप न पिएं, एक घूंट लेना शिष्टाचार माना जाता है। फिर भी जय सिंह ने शराब के गिलास को छुआ तक नहीं, लेकिन नरेश नायक फिर भी इतने खुश थे। यह बस चौंकाने वाला था। जय सिंह के सामने क्या नरेश नायक का वास्तव में कोई पद नहीं था? गुरु फकीर ने मेज से शराब का गिलास उठाया और हंसे। बेशक, हमें नरेश जी को उनके उदार प्रस्ताव के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट छोड़ने के लिए। अन्यथा हमें शायद रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ती। ओह फकीर जी, आप बहुत दयालु हैं। नरेश नायक ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरा सम्मान है कि मास्टर जय मेरे कमरे का उपयोग करते हैं। बस अब आपको दूसरा कमरा ढूंढने में थोड़ी परेशानी होगी। गुरु फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं मास्टर जय के लिए कुछ कर सकूं तो भले ही मुझे सड़क पर रहना पड़े, यह इसके लायक होगा, नरेश नायक ने कहा। सेठ वाधवानी, दिनेश और सुनीता सभी मुंहबाए देखते रहे। नरेश नायक जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जय सिंह के सामने इतने सम्मानजनक लहजे में कैसे बात कर सकता है? जो वे नहीं समझ पाए वह यह था कि जय सिंह के कारण नायक परिवार की पैतृक युद्ध कला तकनीक में एक जबरदस्त परिवर्तन आया था। न केवल नायक परिवार के लोग अपनी शक्ति तेजी से बढ़ा सकते थे, बल्कि नरेश नायक खुद भी अभ्यास शुरू कर सकते थे, और यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला था। पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करने की आवश्यकता के कारण नायक परिवार के मुखिया को चिंता थी कि पारिवारिक युद्ध कला का अभ्यास करने से उनके शारीरिक कार्यों पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसे कभी भी युद्ध कला में प्रशिक्षित नहीं होने दिया था। इन वर्षों में यह नरेश नायक के लिए भी एक कांटा बना हुआ था। कभी अभ्यास न कर पाने के कारण उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। लेकिन अब जय सिंह द्वारा परिवार की युद्ध कला तकनीक में खामियों को ठीक करने के साथ वह साधना शुरू कर सकते थे। इसके अलावा उनकी प्रगति अत्यंत तीव्र थी और उनके शारीरिक मुद्दे भी तेजी से ठीक हो रहे थे, जिससे वे सबसे अधिक प्रसन्न थे। और यह सब जय सिंह के कारण तो था। इसलिए नरेश नायक के हृदय में जय सिंह के प्रति उनकी कृतज्ञता अपार थी, लगभग उतनी ही जितनी वे नागेश नायक के प्रति महसूस करते थे। मास्टर जय, जब मैं आया तो परिवार के मुखिया ने मुझसे कहा था, नरेश नायक ने कहा, यदि मास्टर जय को चंद्रपुर में किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मेरा नायक परिवार आपको अपना पूरा समर्थन देगा। मास्टर जय के एक शब्द पर हमारे नायक परिवार के शिष्य किसी भी समय चंद्रपुर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। इस बयान ने सेठ वाधवानी, दिनेश और सुनीता को एक बार फिर चौंका दिया। नायक परिवार के मुखिया नागेश नायक ने वास्तव में जय सिंह के प्रति ऐसा सम्मान प्रदर्शित किया। हे भगवान, जय सिंह से की पहचान आखिर है क्या? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। जय सिंह ने हाथ हिलाया। कृपया मेरी ओर से नायक परिवार के मुखिया को धन्यवाद कहें। दिनेश और सुनीता ने अविश्वास में एक दूसरे को देखा। जय सिंह का जवाब
बहुत ही बेपरवाह था। दूसरे पक्ष ने इतनी उत्सुक सहायता की पेशकश की और फिर भी उसने इसे कोई आवश्यकता नहीं कहकर खारिज कर दिया। क्या वह वास्तव में नायक परिवार के मुखिया नागेश नायक को ऐसे ही विदा कर रहा था? हालांकि नरेश नायक ने जरा भी अप्रसन्नता नहीं दिखाई और इसके बजाय खुशी से कहा, मास्टर जय को हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ समय के लिए चंद्रपुर में रहूंगा और मैं मास्टर जय की सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। जय सिंह ने आगे कुछ नहीं कहा, केवल स्वीकृति में थोड़ा सिर हिलाया। इस व्यवहार ने दिनेश और सुनीता को मुंह बाय देखने पर विवश कर दिया, क्योंकि यह एक श्रेष्ठ व्यक्ति का ही व्यवहार था। कुछ जाम पीने के बाद नरेश नायक विदा लेने के लिए उठे और सेठ वाधवानी को अपने साथ ऊपर ले गए। दिनेश भी जाना चाहता था, लेकिन अम्मा ने उसे दृढ़ता से रोक लिया। अम्मा शायद व्यापार के इन मामलों को नहीं समझती थीं, लेकिन उनके लिए दिनेश उनके अपने बच्चे जैसा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे जाने नहीं दे सकती थीं। दिनेश को बहुत अजीब लगा ये देखते हुए कि वह मेहमानों का साथ देने के लिए वहां था। सीधे सादे सेठ वाधवानी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, दिनेश, सुनीता, तुम बस यहीं अम्मा का साथ देने के लिए रुको। मैं दूसरी तरफ की चीजों का ध्यान रखूंगा, इसलिए चिंता मत करो। बस अम्मा और मास्टर जय का अच्छी तरह से साथ देना सुनिश्चित करो। सेठ वाधवानी के बोलने पर दिनेश ने आखिरकार राहत की सांस ली और बार बार सिर हिलाया। चिंता मत करो सेठ वाधवानी, यह मुझ पर छोड़ दो। सेठ वाधवानी मुस्कुराए, फिर नरेश नायक के साथ चले गए। दरवाजे तक चलते समय सेठ वाधवानी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। यद्यपि वह जय सिंह ही की पहचान नहीं जानते थे, लेकिन कोई व्यक्ति कितना साधारण हो सकता है अगर वह नरेश नायक से ऐसा सम्मान प्राप्त करे। ये अच्छा है कि दिनेश का उसके साथ अच्छा संबंध है। यह एक अवसर है। दिनेश को यहां छोड़ने पर नरेश नायक निश्चित रूप से आपत्ति नहीं करेंगे। इसके विपरीत नरेश नायक शायद उनके पक्ष को और भी गंभीरता से लेंगे, यह देखते हुए कि दिनेश इसमें शामिल है। वास्तव में प्रस्थान करने के कुछ ही कदमों के बाद नरेश नायक ने अचानक पूछा, उस दिनेश जी का अम्मा के साथ अच्छा संबंध लगता है ना? मैंने इसके बारे में सुना है। दिनेश अम्मा का पड़ोसी है और बचपन से ही उन्होंने उसे अपनी मां की तरह पाला, उसका विशेष ध्यान रखा। जब दिनेश के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तो अम्मा ने अपना अनाज बेचकर उसकी शिक्षा का खर्च उठाया। वह अम्मा का बहुत आभारी है। सेठ वाधवानी ने आगे कहा, दिनेश की मां जल्दी गुजर गईं और मरते समय भी वह अम्मा के बारे में सोच रही थीं। आप देखिए, दिनेश की सबसे बड़ी इच्छा अम्मा को ढूंढना और उन्हें घर लाना है, ताकि वह उनकी अपनी मां की तरह देखभाल कर सके। ऐसा है क्या? नरेश नायक ने हैरान भाव से कहा। मैं समझा, तो यह रिश्ता है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। सेठ वाधवानी ने फुसफुसाया, यह अम्मा का मास्टर जय और उनके साथ अच्छा संबंध लगता है ना? अच्छा, उससे कहीं ज्यादा। नरेश नायक ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, अम्मा और किरण इस समय मास्टर जय के घर में रह रहे हैं। वे मास्टर जय की दैनिक जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लगभग हर चीज का। वे दोनों मास्टर जय के अपने परिवार की तरह हैं। आह! सेठ वाधवानी दंग रह गए। किरण की सुंदर उपस्थिति के बारे में सोचते हुए उन्हें अचानक थोड़ा और समझ में आया। वे धीरे से मुस्कुराए, फुसफुसाते हुए, उस मामले में शायद मास्टर जय भविष्य में अम्मा को सास कहकर बुलाएंगे, है ना? आप इस तरह लापरवाही से बात नहीं कर सकते। नरेश नायक ने तुरंत कहा,
आप क्या जानते हैं, मास्टर जय ने हमेशा किरण को अपनी बहन की तरह माना है और इसके अलावा राजधानी के यादव परिवार की माया जय सिंह के प्रति उसका रवैया भी सामान्य नहीं है और राजधानी की मशहूर हस्ती ईशा भी। यह कहना अभी भी कठिन है कि जय सिंह भविष्य में किससे शादी करेंगे। हे भगवान, सेठ वाधवानी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उन्होंने सदमे में कहा, सिसोदिया परिवार की ईशा, यादव परिवार की माया। नरेश जी, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? ये दोनों ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे आम लोग संपर्क में आ सकते हैं, है ना? मास्टर जय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नरेश नायक ने घोषणा की। यह सेठ वाधवानी भौंचक्के रह गए, फुसफुसाते हुए। लेकिन मैंने सुना है कि सिसोदिया परिवार की ईशा के पीछे पड़े युवा प्रतिभाओं की कतार कश्मीर की डल झील तक खिंच सकती है और इसमें देश के कई प्रभावशाली परिवार शामिल हैं और यादव परिवार की माया की सगाई उत्तर भारत के सूर्यवंशी परिवार से हुई लगती है। हम उत्तर भारत के सूर्यवंशी परिवार की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत का शासक घराना माया किसी और को कैसे पसंद कर सकती है? इन चीजों के बारे में कौन निश्चित हो सकता है? नरेश नायक ने मुंह बनाकर खारिज करते हुए कहा। हालांकि ईशा और माया का जय सिंह को के प्रति रवैया सामान्य नहीं लगता। जहां तक ऐसे मामलों की बात है, हमें भविष्य में ही पता चलेगा। सेठ वाधवानी आश्चर्य से मुंह बाए खड़े रहे। अगर नरेश नायक ने उन्हें यह नहीं बताया होता तो वे ऐसी बात का सपना भी नहीं देख सकते थे। वैसे दिनेश जी क्या करते हैं? नरेश नायक ने अचानक पूछा। वह हमारी कंपनी के लिए एक आपूर्तिकर्ता है, सेठ वाधवानी ने सीधे जवाब दिया। वे सभी प्रकार के छोटे हिस्से बना सकते हैं। नरेश नायक ने एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया और आराम से कहा, मुझे लगता है कि दिनेश जी एक तेज व्यक्ति हैं जो अपने व्यवसाय के प्रति बहुत समर्पित हैं। ऐसी प्रतिभाओं को और अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सेठ वाधवानी की आंखें चमक उठीं, यह जानते हुए कि नरेश नायक दिनेश को बढ़ावा देने वाले थे। बेशक उन्होंने यह नहीं सोचा था कि नरेश नायक दिनेश को बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने दिनेश की क्षमताओं में कुछ देखा था। कारण जय सिंह ही होना चाहिए। दिनेश के अम्मा के साथ संबंध के कारण भले ही दिनेश पूरी तरह से अक्षम होता, नरेश नायक उसे पैसा कमाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते। नरेश जी सही कह रहे हैं। मैं भी हाल ही में इस मामले पर विचार कर रहा था। सेठ वाधवानी ने तुरंत कहा, हम जिस नए प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं उसके लिए कुछ स्टील संरचनाएं हैं जो उनके द्वारा निर्मित की जा सकती हैं। यह काफी नहीं है, नरेश नायक ने स्पष्ट रूप से कहा। नया सहयोगी प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और हम कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इसे विश्वसनीय लोगों द्वारा संभाला जाना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम उन्हें निर्माण के लिए सभी हिस्से दे देते हैं। क्या? सेठ वाधवानी की आंखें चौड़ी हो गईं। 500-600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के सभी हिस्से। अगर दिनेश अच्छा काम करता है तो 100-200 करोड़ कमाना कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा इस बार यह दिनेश के भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है, उसे एक सच्चा उद्योगपति बना सकता है। सेठ वाधवानी अंदर से चौंक गए। यह नायक परिवार की शक्ति थी। नरेश नायक के एक आकस्मिक शब्द से एक व्यक्ति को गुमनामी से आसमान तक पहुंचाया जा सकता था। विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं वापस जाते ही इसकी व्यवस्था करूंगा, सेठ वाधवानी ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए कहा। आधे घंटे बाद दिनेश और सुनीता शाही कक्ष में वापस आए।
जय सिंह और अन्य लोग रात के खाने के बाद पहले ही जा चुके थे और तभी वे दोनों नरेश नायक का साथ देने के लिए वापस आए। इस समय तक सेठ, वाधवानी और अन्य लोग काफी नशे में थे। हालांकि दिनेश और सुनीता को वापस देखकर नरेश नायक तुरंत खड़े हो गए। मास्टर जय और उनकी कंपनी कहाँ है? तुब्बु पूछता सकता है। वे अभी अभी गए, मैंने उन्हें विदा किया, दिनेश ने जल्दी से कहा। खाना अच्छा था? नरेश नायक ने पूछा। क्या वेटर से सेवा में कोई चूक हुई? सब कुछ ठीक था, दिनेश ने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, नरेश नायक ने बार बार सिर हिलाया, राहत महसूस करते हुए। नरेश जी, मैं आज आपका साथ न दे पाने के लिए माफी चाहता हूं, दिनेश ने अफसोस से भरकर कहा। औपचारिकता मत करो, मास्टर जय के साथ रहना सबसे महत्वपूर्ण है, नरेश नायक ने तुरंत कहा। दिनेश, तुम्हें नरेश जी के साथ इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, वे बहुत दयालु हैं, सेठ वाधवानी ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। अभी जब तुम ऊपर थे, नरेश जी ये मुझसे नए प्रोजेक्ट के सभी हिस्सों को विशेष रूप से तुम्हारी आपूर्ति को सौंपने के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह 500-600 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा है क्या? दिनेश लड़खड़ा गया, लगभग मेज पर गिरते गिरते बचा। आज रात यहां रात के खाने के लिए आने पर सेठ वाधवानी उसे इस उम्मीद में साथ लाए थे कि नरेश नायक ध्यान देंगे और दिनेश को नए उद्यम में कुछ छोटे प्रोजेक्ट हासिल करने देंगे। वास्तव में न तो सेठ वाधवानी और न ही दिनेश को बहुत उम्मीदें थीं। नायक परिवार अपने प्रोजेक्ट में गुणवत्ता को महत्व देता है, इसलिए आपूर्तिकर्ता संभवतः नायक परिवार द्वारा चुने गए लोग थे। उनकी उपस्थिति केवल अपनी उचित सावधानी बरतने के लिए थी। कुछ लाभ की उम्मीद में कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट भी सार्थक होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दिनेश अभी अभी रात के खाने के लिए बाहर गया था और वापस आकर इतनी बड़ी प्रगति पाई। अगर सभी हिस्से उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने थे तो इसकी खबर निश्चित रूप से पूरे चंद्रपुर को हिला देगी। सुनीता भी दंग रह गई, उसका दिल खुशी से लगभग फट गया। जो सपना उसने संजोया था वह आखिरकार सच हो गया था। क्या उसका पति इस बार सच में बड़ा आदमी बनने वाला था? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और नरेश जी को धन्यवाद दो, सेठ वाधवानी ने आग्रह किया। आह, आह, यह यह दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और उसने अचानक मेज से एक डिस्पोजेबल कप उठाया, उसे ऊपर तक भरा और कांपती आवाज में कहा, नरेश जी, मुझे यह भी नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। मैं अपनी दृढ़ता दिखाने के तरीके के रूप में इस कप को खत्म करूंगा। अगर मेरी तरफ से हिस्सों में जरा भी समस्या हुई तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपना सर कलम करवा लूंगा। इसके साथ ही दिनेश ने कप में सफेद शराब को एक ही घूंट में पी लिया। बहुत खूब, ये हुई ना बात। नरेश नायक जोर से हंसे और उन्होंने भी एक डिस्पोजेबल कप उठाया, उसे भरा। मैं यह वाला हमारे भविष्य के सहयोग का जश्न मनाने के लिए पीऊंगा। नरेश जी, आपको इतना पीने की जरूरत नहीं है, सेठ वाधवानी ने जल्दी से कहा। आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, आप पहले ही काफी पी चुके हैं। हाँ नरेश जी, मैंने अपना पी लिया, आप आराम से पीजिए, दिनेश ने भी जल्दी से कहा, यह जानते हुए कि यह नरेश नायक की ओर से एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, लेकिन वह उस आदमी को इतना पीने देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कोई चिंता नहीं, ये खुशी का मौका है। नरेश नायक ने अपना कप खाली किया और हंसे। चलो सब बैठना जारी रखें, आज रात मैं बस बहुत खुश हूं। अगर यह अतीत में होता तो नरेश नायक निश्चित रूप से इतना पीने की क्षमता नहीं रखते,
लेकिन अब वह पहले जैसे आदमी नहीं थे। अपने परिवार की युद्ध कला का अभ्यास करने के बाद उनका शरीर तेजी से ठीक हो गया, जिससे एक कप पेय बच्चों का खेल लग रहा था। इसके अलावा दिनेश का अम्मा के साथ बैठना मतलब वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अम्मा और अन्य लोगों की जय सिंह के साथ जो भी भूमिका हो, भले ही वह सिर्फ घर की देखभाल करने वालों की हो, तथ्य यह है कि वे जय सिंह का इतनी बारीकी से अनुसरण कर सकते थे। इसका मतलब था कि वह उनमें से किसी को भी कम आंकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कंपनी बैठ गई और अपनी खुशी भरी बातचीत जारी रखी। दिनेश के बगल में बैठी सुनीता की आंखों में उत्साह के आंसू भर आए। जब दूसरे शौचालय गए तो उसने लगभग रोती हुई आवाज में कहा, पति, हम आखिरकार सफल हो गए। दिनेश की आंखें भी लाल थीं। उसने अपनी आंख का कोना पोंछा और फुसफुसाया, यह सब मास्टर जय की बदौलत है। अम्मा के बिना हमें ऐसा अवसर नहीं मिलता। तभी सुनीता को हर चीज के पीछे का कारण समझ में आया। पहले वह दंग रह गई, फिर चुप हो गई। जय सिंह और उनकी कंपनी के प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोचते हुए उसे अचानक लगा जैसे वह अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती है। अगली सुबह जय सिंह और उसके साथी दिनेश के घर लौट आए। इस बार सुनीता का रवैया तुरंत बदल गया। वह उत्साह से इधर उधर भाग रही थी, जैसे कि वह अपनी मां की सेवा कर रही हो। वह जय सिंह के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह जानती थी कि अब जय सिंह एक महत्वपूर्ण पद का व्यक्ति था, उसकी पहुंच से बाहर। इसलिए वह मुख्य रूप से अम्मा के बाईमा के आसपास व्यस्त रही, लेकिन यह भी जय सिंह को दिखाने के लिए था। जय सिंह ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि पिछली रात के बाद नरेश नायक निश्चित रूप से दिनेश का अच्छा ख्याल रखेंगे। हालांकि उसने नरेश नायक को ऐसा करने से नहीं रोका। अगर यह केवल सुनीता और आकाश जैसे लोग होते तो जय सिंह निश्चित रूप से उन्हें ऐसा अवसर नहीं देते। लेकिन दिनेश अलग था। जय सिंह देख सकता था कि दिनेश का दिल वास्तव में अच्छा था और वह अम्मा के प्रति अत्यंत फिलियल था। इसीलिए जय सिंह ने उन्हें ऐसा अवसर दिया था। सुबह दिनेश के कई भाई बहन भी आ गए। उन्होंने सुना था कि अम्मा यहां हैं और वे उनसे मिलने आए थे। यह स्पष्ट था कि ये लोग वास्तव में अम्मा का सम्मान करते थे। अम्मा भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुईं, आंसू बहाते हुए लगातार बातें करती रहीं। इन लोगों में एक लड़की थी जो किरण से 4-5 साल बड़ी थी, दिनेश के बड़े भाई की बेटी जिसका नाम राधा था। उसका किरण के साथ अच्छा रिश्ता था, क्योंकि जब किरण पहली बार वहां आई थी तो राधा अम्मा के घर पर ही थी। राधा और किरण बचपन में व्यावहारिक रूप से एक साथ बड़े हुए थे। राधा भी किरण को अब जैसा दिख रही थी उसे देखकर उतनी ही चकित थी और वह किरण के लिए ईमानदारी से खुश थी। जय सिंह एक पुराने साधु की तरह चुपचाप एक तरफ बैठा रहा, बहुत कम बोलता था। दूसरे उसे नहीं पहचानते थे और केवल दिनेश ही अत्यंत सम्मान के साथ जय सिंह के बगल में बैठा था। दोपहर के भोजन के बाद राधा ने अफसोस के भाव से कहा, सबको मुझे खेद है, लेकिन मुझे अब काम पर जाना है। बस थोड़ी देर और बैठो। किरण, तुम दोनों मत जाना। मैं काम से छूटने के बाद तुमसे मिलने आऊंगी बिल्कुल। किरण खिलखिलाई, हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कितने साल हो गए? राधा पहले से ही काम कर रही है,
समय कितनी तेजी से उड़ता है। अम्मा ने कहा, वैसे राधा, तुम कहाँ काम करती हो? क्या तुमने डेटिंग शुरू कर दी है? राधा के गाल लाल हो गए जब उसने धीरे से कहा, अम्मा, मेरे पास बस एक साधारण नौकरी है। सम्राट एंटरटेनमेंट में एक सर्वर के रूप में काम करती हूं। जहां तक डेटिंग की बात है, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। मैं अभी भी छोटी हूं, इसीलिए कोई जल्दी नहीं है। तुम पहले से ही 20 की हो गई हो, तुम जल्दी में कैसे नहीं हो सकती? अम्मा हंसी। तुम्हारे माता पिता भले ही चिंतित न हो, लेकिन अम्मा हैं, जल्दी से किसी को ढूंढो और फिर उसे यहाँ अम्मा को दिखाने के लिए लाओ। यह तो बहुत अच्छा होगा। राधा हंसी। अम्मा, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाती? मैं जल्दी से किसी को ढूंढ लूंगी और फिर आप उसे जांचने में मेरी मदद कर सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, सब हंस पड़े और राधा के पिता ने सिर हिलाया। राधा सही कह रही है, हमें अम्मा को यहीं रखना चाहिए ताकि वह न जाएं। तभी जय सिंह ने अचानक कहा, सम्राट एंटरटेनमेंट, क्या यह चमनलाल का है? राधा दंग रह गई, फिर अविश्वास में जवाब दिया, आप आप हमारे बॉस को जानते हैं? दिनेश का भाव बदल गया और उसने धीरे से कहा, राधा, मास्टर जय से बात करते समय ध्यान रखो, कुछ शिष्टाचार दिखाओ। कोई बात नहीं। जय सिंह ने हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए, संयोग से मेरा भी सम्राट एंटरटेनमेंट में कुछ काम है। किरण, मेरे साथ आओ। ओह, ठीक है। किरण ने जल्दी से सिर हिलाया। माँ, आप आज दोपहर यहीं रुकें और दिनेश भैया और बाकी लोगों को अपना साथ दें। मैं जय भैया के साथ बाहर जा रही हूं। अच्छा अच्छा, तुम दोनों मजे करना, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। किरण तुरंत दौड़कर राधा के पास गई और उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। जय सिंह भी उठा और वे तीनों एक साथ निकल गए। एक मिनट रुको, मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से आती हूं। नीचे पहुंचकर राधा कुछ चिंतित दिखी। लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी काफी छोटी है और उस पर केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। कोई बात नहीं, मैं अकेला जा सकता हूं। जय सिंह अपने हाथों को पीछे बांधकर खड़ा हो गया। उसने गुरु फकीर और दूसरों को नहीं बुलाया क्योंकि उनके पास अन्य काम थी। यह कैसे हो सकता है? राधा ने कहा, चाचा ने मुझे तुम्हें ले जाने के लिए कहा था। अगर तुम अकेले जाओगे तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रही हूं? कोई बात नहीं, जय सिंह मुस्कुराया। मैं वहां दौड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं एक टैक्सी ले लूंगा। ओह, तो ठीक है, राधा मुस्कुराई। सम्राट एंटरटेनमेंट, बस ड्राइवर को बता देना, सब जानते हैं। जय सिंह ने सिर हिलाया, उनके पीछे आवासीय क्षेत्र से बाहर आया और सीधे सम्राट एंटरटेनमेंट के लिए एक टैक्सी ले ली। बेशक जय सिंह निश्चित रूप से वहां पहले पहुंचा। काफी देर बाद उसने राधा को इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हुए देखा, जो किरण के साथ बातें करती और हंसती हुई आ रही थी। राधा पहले से ही काफी आकर्षक थी, लेकिन किरण चौंकाने वाली रूप से सुंदर थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने रास्ते में काफी ध्यान आकर्षित किया। जय सिंह सम्राट एंटरटेनमेंट के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। एक मर्सिडीज में एक युवक को किरण को घूरते हुए और सीधे एक फूलों की क्यारी में गाड़ी चलाते हुए देख रहा था। लेकिन इस युवक का काफी दबदबा था। उसने कार को बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया और उसे सीधे सम्राट एंटरटेनमेंट के पार्किंग स्थल में ले गया। राधा और किरण का दूर से पीछा करते हुए जब वे अंदर गईं। राधा के अंदर अंदर जाने के बाद उसने जय सिंह और किरण को एक पल इंतजार करने के लिए कहा और सीधे अपनी काम की पोशाक बदलने के लिए अंदर चली गई। उसका तथाकथित वेट्रेस का काम वास्तव में एक छोटे से सुपरमार्केट में प्रवेश द्वार के पास पेय पदार्थों का प्रचार करना था। वह शायद ही कभी
निजी कमरों में प्रवेश करती थी और इसमें ज्यादा पैसा नहीं था। किरण, जय भैया, क्या मैं आपके लिए थोड़ी देर खेलने के लिए एक निजी कमरा व्यवस्थित कर दूं? राधा ने फुसफुसाया। हम अभी अभी रात के खाने के समय से गुजरे हैं, जो कि चरम अवधि है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए व्यस्त रहूंगी। ठीक है, जय सिंह ने चाह ने सिर हिलाया। हम खुद व्यवस्था कर सकते हैं। यह कैसे हो सकता है? राधा ने तुरंत कहा। आप यहां बहुत कम आते हैं, इसलिए मुझे ही सब कुछ व्यवस्थित करना चाहिए। बस एक पल रुकिए, मैं इसे तुरंत आपके लिए सेट कर दूंगी। राधा बिना किसी और चर्चा के चली गई और उसी क्षण कई लग्जरी कारें सम्राट एंटरटेनमेंट के प्रवेश द्वार में चली गईं। उनमें से एक से आलोक एक लड़की के साथ बाहर निकला, अकड़कर चल रहा था। आलोक सुबह से बाहर था, दोपहर में दोस्तों के एक झुंड के साथ इकट्ठा हुआ था, सौभाग्य से शराब नहीं पी, और दोपहर में सम्राट एंटरटेनमेंट पहुंचा। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे में दाखिल हुआ, मर्सिडीज चलाने वाला युवक उसका अभिवादन करने आया। धत तेरे की, तुम लोग अभी अभी कैसे पहुंचे? यह सामान्य समय है, समस्या क्या है? हेमंत ने उत्सुकता से पूछा। बकवास, तुम देर से आए हो, युवक ने कहा। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अभी यहीं था और एक असाधारण सुंदर लड़की को देखा। मैं गारंटी देता हूं कि तुमने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह कितनी सुंदर हो सकती है? आलोक ने उपहास किया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमने कल ही एक असाधारण सुंदर लड़की से मुलाकात की और वह सच में बहुत खूबसूरत थी। मुझे विश्वास नहीं है, जिससे तुम मिले वह उससे ज्यादा सुंदर हो सकती है जिसे मैंने देखा, युवक ने कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने बहुत सारी सुंदर महिलाएं देखी हैं, लेकिन यह लड़की, वह उन सभी सुंदरियों से ज्यादा सुंदर है जिन्हें मैंने देखा है, मशहूर हस्तियों सहित। बस भूल जाओ, कल उस सुंदरी को देखने के बाद तुम जो भी कहो वह व्यर्थ है। हेमंत ने हाथ हिलाया। आलोक, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी कोई जान पहचान है यहां। तुम इसे संभालो, इस अच्छे अवसर को व्यर्थ जाने देने की कोई आवश्यकता नहीं है।